ऑनलाइन वाला क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स 11 क्लियर है बच्चों? ये अगर सब जवाब दे दे बच्चों, क्लियर है? आप जल्दी छेती छेती, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, उसको सही करो उसकी बुक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वीडियो और ऑडियो क्लियर है बच्चों? यार अब क्लियर है बच्चों? अब बिल्कुल क्लियर है। चले जी, चले जी, जबरदस्त। आ जाए बच्चों। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, एक छोटी सी चीज, हमने आज की क्लास में क्या सीखना है। देखें, आपके इंशाल्लाह मैं एक ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं आपको कि आपका जो डेली बेसिस पे जो आप फॉर्म में जा रहे होंगे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे, अगर ये आज की 1 डेढ़ घंटे की क्लास में अगर कुछ बातें आपके अच्छी समझ आ गई, ये इंशाल्लाह आपका एडवांस ऑडिट भी पास करवाएगा, ये एफएफआर भी पास करवाएगा, ये लॉ भी पास करवाएगा, आगे सारे सब्जेक्ट पास कराएगा। फाइनल में टीचिंग से बहुत 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 ज्यादा मैटर करेगा कि आपका जो एक एक्सपीरियंस है, आपकी जो ट्रेनिंग है, उसमें आप इन चीजों को किस तरीके से सीख रहे होते हैं। सही। और जहां आपने उन चीजों को सीखना स्टार्ट कर दिया, जहां फर्म में टाइम, आप एक चीज याद रखिएगा, फर्म में आपका हर एक सेकंड आप फर्म के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, आप अपने लिए काम। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने लिए काम कैसे करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही? तभी पहली क्लास में मैंने कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास जो कंप्लीट सीफएफएस का सिलेबस है ना, वो आपके सामने डिस्कस कर दूं, ताकि मोमेंट आप फॉर्म में हो आपको आइडिया हो जाए कि ये सारी चीजें, रादर देन कि इसका लेक्चर फॉर एग्जाम्पल हम 6 महीने बाद पढ़ रहे होंगे, इसका 4 महीने बाद पढ़ रहे होंगे, तो वो 4 महीने बाद वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट आज की क्लास में आपको पता चल जाए कि कैफ और सीफएफ में फर्क क्या है, कौन से नए स्टैंडर्ड्स है, पेपर की वेटेज क्या है, पेपर क्यों मुश्किल आता है, ये सारी चीजें बैठ कर हमारे पास यहाँ पे जो लिखा है। अच्छा, अभी हम सिलेबस डिस्कस करें। ये जो हमारे पास शुरू के 4 कॉलम्स है, ये हमें पता है, ये हमारे पास कौन से हैं? ये वॉल्यूम 1 है। हमारे पास फाइनल में आपके पास 4 किताबें होंगी, एक वॉल्यूम 1 होगी, एक वॉल्यूम 2 होगी, एक आईकैप की कोड ऑफ एथिक्स होगी, और एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक किताब होगी। तो टोटल 4 किताब है। चौथी किताब इतनी रेलिवेंट नहीं है। 3 किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड कोड ऑफ एथिक्स। जब हम कैफ में पढ़ा करते थे तो हम कहते थे कि सर ये तो, हाँ जी, हम कहते थे तो रिलेटेड पार्टी भी है और ये सब्सिक्वेंट इवेंट भी है। हम वॉल्यूम 1 में खेल रहे होते थे। अब जो होगा, वॉल्यूम 1 में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आ गए। जब वॉल्यूम 1 में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आ गए तो जाहिर सी बात है ये वाली लिंकिंग थोड़ी सी और एक्सपेंड हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगी कि आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे सर ये वॉल्यूम 1 है, हम तो शायद आगे जाके ऐसे खेल रहे होंगे कि ये तो वॉल्यूम 1 भी है और वॉल्यूम 2 भी है। कैफ के लेवल तक हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता था कि हम आइजास को पिक करें, जिसके लिए हम पूरे 6-8 महीने मेहनत करते थे कि हम आइजा का पिक करना सीख जाए और उसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई। यहाँ पे उससे ज्यादा एक एडिशनल लेवल है कि हमने आइजा कौन सा, मतलब वॉल्यूम किताब कौन सा वाली अप्लाई करनी है, हमने वॉल्यूम 1 अप्लाई करनी है या वॉल्यूम 2 अप्लाई करनी है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करें। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा ताकि आपका एक माइंडसेट थोड़ा सा सेट हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं। आइजा 200 ओवरऑल, मिलाती हूँ तो पहली क्लास में पढ़ा था। आइजा 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डन हो गया। 210 एंगेजमेंट लेटर, 220 क्वालिटी, आईएसक्यूसी 1 भी किस चीज का स्टैंडर्ड था? क्वालिटी का था। आइजा 230 डॉक्यूमेंटेशन, आइजा 240 फ्रॉड। यहां तक हमने पढ़ा हुआ था। अब ये जो मजीद आपके पास चीजें आ रही हैं, ये आपके सीपैप के सिलेबस का पार्ट है, ये आपने कैफ में नहीं पढ़ा था। पहली चीज क्या है? लॉज एंड रेगुलेशन। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तीसरी चीज है मैनेजमेंट लेटर। मैं इन 3 का थोड़ा, अच्छा मैं एक काम ये करता हूं कि मैं अभी फिलहाल आइजास के नाम लिख रहा हूं और फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा ये सिलेबस हमारे, ये टॉपिक्स हमारे नए हैं, और कुछ एग्जांपल आपको कोट करूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि चीजें आपस में किस तरीके से हमारे पास लिंक हो रही है। अच्छा, तो ये लॉज एंड रेगुलेशन। अच्छा, इसका भी कैफ में हम ओवरव्यू लिया करते थे यार, जब हम रिटन रिप्रेजेंटेशन पढ़ते थे तो इसका ओवरव्यू ले रहे होते थे।
ये हमारे पास स्ट्रेटेजी था, ऐसा ही था बच्चों। ये हमारे पास ऑडिट, ये हमारे पास ऑडिट रिस्क था, ये हमारे पास मटेरियलिटी थी। आपको अजीब लग रहा होगा थोड़ा सा कि हम आयजा के नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सा बच्चा ऐसा है जिसने लेट से कैफ ऐसे पढ़ा है कि वो उसने आयजाज को कभी देखे ही नहीं है, उसने स्टडी टेक्स्ट या चैप्टर देखे हुए, तो इसलिए 5 मिनट की मेहनत उनके लिए भी हो रही है ताकि उनको पता चल जाए कि आयजाज है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 सीपैप में नहीं चल रहा होता। सही, कैफ में अगर पढ़ा हुआ है इस तरीके से तो वो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं होगा। आयजा 330 रिस्पॉन्स, और आयजा 402 एक नया टॉपिक है हमारे पास जिसका नाम है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी ये हमारे पास नया है, ये हम कैफ में नहीं पढ़ा करते थे, नोट किसी ने नहीं करना चाहिए। ये तो हमारा फेवरेट था, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये हमारे पास अगर आपको याद आ रहा हो लिटिगेशन एंड क्लेम्स, और इसके अलावा भी 2-3 चीजें आती थी। आयजा 505 था, एक्सटर्नल कंफर्मेशन था। ये हमारे पास एक नया टॉपिक है, ओपनिंग बैलेंस। हमारे पास आयजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, 530 सैंपलिंग, 540 एस्टिमेट, 550 सब्सिक्वेंट इवेंट, गोइंग कंसर्न, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इंटरनल ऑडिटर और एक्सपर्ट। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये तो ये तो आसान था, ये तो रिपोर्ट थी। हाँ, ये की ऑडिट मैटर था, ये मॉडिफिकेशन थी, ये एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ था। ये हमारे पास एक नया करस्पॉन्डिंग फिगर और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारे पास है अदर इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारे पास है स्पेसिफिक एलिमेंट या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारे पास है समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं आपके सामने, अब बिल्कुल अब आपने स्टार्ट होना है, समझिएगा मेरी बात। ये जो रेड से लिखा गया है ये वॉल्यूम 1, ये जो रेड और ब्लू से लिखा गया ये वॉल्यूम 1 के स्टैंडर्ड है। इसमें से जो ब्लू से लिखा गया ये हम लोग, ये हम कैफ में पढ़ चुके हैं। एक चीज तो आप देख लें, जो आप ब्लू से लिखा हुआ है और हम कैफ में पढ़ चुके हैं, तो जिसने अगर कैफ मुझसे पढ़ा हो तो इससे रिलेटेड फाइनल के जो सवालात थे वो मैं आपको ऑलरेडी वो क्लास में कर, जितने सवाल आपसे लिंक्ड होते थे, रेलिवेंट होते थे, वो सवाल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो पहला फायदा तो आपको ये होगा कि जी इन एरियाज के भी एडवांस लेवल हम ऑलरेडी कैफ में खत्म कर चुके हैं, पहली चीज। सेकंड सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि आप अगर आप आइजाज खरीदेंगे वॉल्यूम 1 या वॉल्यूम 2 या कोड ऑफ एथिक्स, तो जब आप वॉल्यूम 1 में इन स्टैंडर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको इनडायरेक्टली लग रहा होगा कि आप मेरी किताब ही पढ़ रहे हो। क्यों? बिकॉज जो किताब थी वो मैंने किससे अलाइन की हुई थी? वो आयजा से अलाइन की थी। मैंने अपनी अंग्रेजी नहीं लिखी थी, मैंने उसको समराइज नहीं किया था, जो आयजा में लिखा हुआ था। तो हमने कैफ में मेहनत थोड़ी ज्यादा करी, लेकिन उस मेहनत से आप ये देख लें कि जितने ब्लू वाले एरियाज हैं, टेक्निकली स्पीकिंग आपने जाके उसको आयजा से रीड करना है। जहां आप आयजा से उसको खुद से रीड कर, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं रीड नहीं कराऊंगा, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहां आप उसको आयजा से रीड करेंगे तो जो पुराना पढ़ा हुआ था वो सारा का सारा क्या हो रहा होगा? रिकॉल हो रहा होगा। तो जो हमने एक बार मेहनत करी वो हमें 3 बार काम आएगी। कैफ 8 में भी काम आ गई, सीपर 6 में भी काम आ गई, MSA 1 में भी काम आ जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है सबको? मेरी आपसे एक सजेशन है, आप में से मैंने किसी, शायद कोई पर्सनली बच्चा मेरे पास आया भी था, मैंने किसी को बोली भी थी चीज, आप में से किसी ने अप्लाई करी है? मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मसला क्या होगा। देखिए आज हम नवंबर में बैठे हैं, कौन सी नवंबर है आज? 26। प्यारे बच्चों, आज हम 26 नवंबर को बैठे हैं। एक चीज खुदा का वास्ता है समझ लें, 26 नवंबर 2023 को शायद मैं और आप वापस बैठ रहे होंगे और 7 दिन बाद आपका पेपर होगा। और मैं चाह रहा हूं उस वक्त आप मुझसे ये बातें ना करें कि सर मैंने आइजा रीड नहीं करा, मुझे बताएं मैं क्या करूं, या मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे बताएं मैं कौन कौन से आइजाज को रीड कर लूं। ये खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये ना सोचना पेपर 1 साल बाद होने जा रहा है बच्चों, खुदा का वास्ता है, ये इस माइंडसेट से आपने पेपर नहीं देना। आपने क्या सोचना है कि आपने रोज आधा पौना घंटा ये मेहनत करनी है, रोज का 2 दिन में 3 दिन में एक आइजा भी घुमा लोगे, इससे फायदा क्या होगा? कि वो जब हम नवंबर 23 को बैठ रहे होंगे तो ये टेंशन लेके नहीं बैठे होंगे कि यार आइजा हम रीड कर रहे हैं या ना करें, या कौन सा आइजा पढ़े या ना पढ़े। आज आपके पास टाइम है, आज आप आइजाज को रीड कर लें। ये पूरी डायग्राम पढ़ाने का मकसद, अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो आपके पास टाइम है ये बेस्ट यूटिलाइज टाइम है, सही है। पोर्टल पे लेक्चर क्लास अगले हफ्ते होती है, 7 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, आपने वेट नहीं करना है। आपने क्या करना है?
आपने तो यार एंगेजमेंट लेटर का स्टैंडर्ड मुझे बताया ना, आइजा 210 एंगेजमेंट लेटर, एक छोटा सा, इसको अगर आपने किताब से आइजा से रीड करना है, अपनी अपनी बुकों से 10-10 बार रीड कर चुके हो यार, तो अगर एक चीज किताब से रीड करनी है तो उसमें ज्यादा टाइम तो आपका तो टारगेट ये होना चाहिए कि यार ये जो ब्लू वाले आ रहे हैं ना, इन ब्लू वालों को क्या करना है, इनको तो फौरन से हमने आइजाज को। और एक चीज मैं आपको अभी भी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने कैफेट मुझसे पढ़ा था या मेरी किताब से पढ़ा था, एक चीज का फायदा लाजमी आपको होगा, जब आप आइजा रीड कर रहे होंगे आपकी रीडिंग क्विकली हो जाएगी, आपको वर्ड देखते हुए अजीब परेशानियां, और ये मेरा चैलेंज है आपको, आप आइजा 570 घर जाके पढ़ें, गोइंग कंसर्न, आप आइजा 570, आप आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट घर जाके पढ़ें, आप आइजा 550 रिलेटेड पार्टी घर जाके पढ़ें। ये मैं आपसे हल्फन कह सकता हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा आपके तक तो एक इसमें दोनों बार आपकी मेहनत हो जाएगी। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, ये तो एक चीज तो ये है कि यार इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए क्या होता है, आइजा की रीडिंग करना, तो ये आइजा की रीडिंग तो हमारी चले डन। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ये कैफ में तो पढ़ा हुआ है, लेकिन फाइनल में इसका लेवल कैफ वाला नहीं है, फाइनल में इसका लेवल थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने जॉट डाउन करूंगा और आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा एक्टिव रह के मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है और मुझे मुझे जवाब देना है। देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, इसका नाम क्या है, आइजा 250 लॉज एंड रेगुलेशन, सही है। लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में एक सवाल आया कि एक बैंक में क्या हुआ, साइबर अटैक हुआ, और उसकी वजह से डिपॉजिटर्स का सारा जो डेटा था, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा था, वो क्या हो गया, वो ब्रीच हो गया। पेपर में ये आया ही 1.5 लाइन का सवाल था, क्या एक बैंक का आप ऑडिट कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या आती है, एक कस्टमर का डेटा, एक एक साइबर अटैक हुआ बैंक में और डेटा सारा ब्रीच हो गया। सबसे बड़ा मसला पेपर में बच्चों को क्या हुआ, बच्चा साइबर अटैक के नाम से आइजाज को ढूंढ रहा है। बिल्कुल खुदा का बाजी होगा आपके साथ भी, साइबर अटैक के नाम से किसको ढूंढ रहा है, आइजा, साइबर अटैक के नाम से कोई भी आइजा। यहाँ आपको ये असेस करना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन से आइजाज एप्लीकेबल हो सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हुई है तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो हमारा लॉस एंड रेगुलेशन होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आइजा कौन सा अप्लाई होना चाहिए था, यहाँ पे आइजा 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, कि जी मुल्क का एक कानून है कि बैंक से जो डेटा लिया हुआ है तो वो डेटा आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है। अगर आपने डेटा कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा तो आइजा 250 अप्लाई हो जाएगा। ये 3 लाइन का सवाल था, 15 मार्क्स से सवाल था, और मसला ये नहीं था, मसला ये था कि अगर अगर आपने बैंक होके आपने कस्टमर का डेटा बेचा नहीं है, मतलब साइबर अटैक हुआ और ब्रीच हो गया, तो इससे सबसे बड़ा मसला ये हो गया, इससे सबसे बड़ा मसला हो गया किस चीज का, गोइंग कंसर्न का, कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तो आपको नहीं छोड़ेगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके लाइसेंस को क्या कर दे, टर्मिनेट कर दे। तो ये आइजा 570 जो हम उस वक्त पढ़ते थे 4-5 आइजाज को लिंक करके, अब 4-5 आइजाज से लिंक नहीं हो रहा होगा, अब 40-50 आइजाज से लिंक हो होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों, क्लियर है? तो हमारे पास कुछ लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं, कुछ लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं जिससे हमको कंप्लाई, जिससे कंपनी को कंप्लाई, अगर कंपनी किसी लॉज एंड रेगुलेशन से नॉन कंप्लाई कर लेती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई पेनल्टी भी लग सकती है, कोई उसका लाइसेंस भी क्या हो सकता है, टर्मिनेट। तो इस सारे सिनेरियो में ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, एक नया स्टैंडर्ड हमारे पास आइजा 250, लेकिन अगेन आइसोलेटेड स्टैंडर्ड नहीं है, आपके बहुत से स्टैंडर्ड से लिंक हो रहा होता है। एक चीज है हमारे पास आइजा 260 265, आईकेएफ ने इतना फ्रिक्वेंटली इसको कभी भी नहीं पूछा, लेकिन ये होता क्या है, अगर कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसको आपने किसको कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, कुछ मैटर्स ऐसे जो आपने किसको कम्युनिकेट करने होंगे, मैनेजमेंट को। ये पढ़ा हुआ था थोड़ा बहुत, याद आ रहा है, मैनेजमेंट लेटर क्या, कंट्रोल वीकनेस क्या है, हाँ जी, इसका इंपैक्ट क्या है, सजेस्टेड कंट्रोल क्या है, और रिकमेंडेशन याद आ रहा होगा। लेकिन अगर कंट्रोल वीकनेस सिग्निफिकेंट है, अगर ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है, फिर किसको कम्युनिकेट होगी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को कम्युनिकेट होगी। और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को सिर्फ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट नहीं होती, अगर किसी मैटर, सुनते रहिएगा मेरी बात, अगर किसी मैटर के ऊपर आप अपनी ओपिनियन क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो मैटर भी आपने किसको बताना पड़ता है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। अगर किसी मैटर के ऊपर आपने की ऑडिट मैटर दिया है तो वो मैटर भी आपने बताना पड़ेगा किसको,
अगर किसी मैटर के ऊपर आपने एम्फेसिस दिया है या गोइंग कंसेंट दिया है तो वो मैटर भी आपने बताना पड़ेगा किसको, दोस्त चार विद गवर्नेंस को। जब आप फर्म में जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका कोई भी क्लाइंट लगेगा, क्लाइंट के साथ एक डॉक्यूमेंट होगा एफएस, क्लाइंट का डॉक्यूमेंट है, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट होगा ऑडिट रिपोर्ट, और उसके पहले एक डॉक्यूमेंट होगा बोर्ड लेटर, या उससे पहले एक डॉक्यूमेंट होगा कवर लेटर, या कवरिंग लेटर कहते हैं या बोर्ड लेटर कहते हैं, सही है, मतलब डिफरेंट फर्म्स डिफरेंट वर्ड्स यूज करती है। प्यारे बच्चों, आपने फर्म में जाके इन डॉक्यूमेंट्स को, हाँ जी, ला अपने, ये ना, मैं सुनने में आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, ये ना करिएगा आप कि जी मैं ये क्लाइंट कर रहा हूँ और मुझे पेरोल एक्सपेंस मिला, तो पेरोल एक्सपेंस मिला तो मैं पेरोल एक्सपेंस ही देखूंगा, नहीं, आपके क्लाइंट का कवर लेटर आपको पता होना चाहिए। जब आप कवर लेटर देखेंगे तो एक ऐसा कवर लेटर होगा जिसके ऊपर 4 से 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हाथ लगा होगा, और मैनेजमेंट साइड पे 4 से 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उसके साथ उसको देखा होगा, अमेंड किया होगा, चेंज किया होगा। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट आप रीड करने जा रहे हैं जिसके ऊपर 10 से 12 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने उसको, जब तक आप उनकी चीजों को नहीं देखेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रैक चेंजेस, कि वो एक डॉक्यूमेंट बनता है पर उसमें ट्रैक चेंजेस का आइडिया है आपको, जो भी चेंज हो रहा होगा वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, उसका लॉग बन रहा होगा, तो पता चल जाएगा पार्टनर ने ये वर्ड को हटा के ये वर्ड लिखा, पार्टनर ने 4 लाइन को समराइज करके 1.5-2 लाइन लिखा, पार्टनर्स ने ये वर्ड्स यूज करे, पार्टनर्स ने ये देखे, वो जो भी हो जैसा भी हो मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा तो वो जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं देखेंगे और वो ड्राफ्टिंग तो आपकी अपनी, आपने ये नहीं देखना है यार, मैं आपको यकीन बता दूंगा मेरे लिए जो मैटर करता है वो मैटर क्या करता है, मेरे लिए इस वक्त C5 इतना मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर क्या कर रहा है, मेरे लिए मैटर की, मैं 13 साल फॉर्म में काम कर चुका हूँ, मेरे लिए क्या मैटर कर रहा है कि यार आपका एक एक सेकंड क्या है, आपके एक एक सेकंड कीमती है। अगर आप सोच नहीं सकते, ये डॉक्यूमेंट है, आप जूनियर है, आपको कवर लेटर पकड़ाया जाएगा, जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं मैं आज 207, आपको कवर लेटर पकड़ाया जाएगा, और कवर लेटर पकड़ा के आपको पिछले साल का कवर लेटर पकड़ाया जाएगा और आपसे कहा जाएगा दोनों को कंपेयर करो। और मुझे अफसोस किस चीज पे, ये काम करना है आपने, ये काम मैंने भी करा है, ये काम आपने भी करना है, मुझे अफसोस किस चीज पे होता है पता है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, आप कभी इस डॉक्यूमेंट को देखते ही नहीं कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स कम्युनिकेट हुए हैं, ये पॉइंट्स को किस तरीके से कम्युनिकेट, अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो चेंज की नेचर क्या है, ये काम आप कर, जब आप ये काम नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, आप यकीन करें 9-10 घंटे फॉर्म में बैठ के आप अपना पर्सनल टाइम आप सहायक कर देंगे, यही अगर आपने लर्निंग में गुजार दिया तो मुझे पता है ना, इसके ऊपर आईकैप ने सिर्फ एक सवाल पूछा है, इस पूरे टॉपिक के ऊपर अब तक आईकैप की 60 साल की हिस्ट्री में कितने सवाल है, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल आया, सही है, और सवाल वो बच्चा अटेंड, और आईकैप कह रहा है कि यार मेरे समझ नहीं आ रहा कि आप ऑडिट फॉर्म में हो, आप क्लाइंट करते हो, तो क्या क्लाइंट का आपने बोर्ड लेटर नहीं देखा हुआ, क्या क्लाइंट का आपने कवर लेटर, जब आपने डॉक्यूमेंट ही नहीं देखा हो तो फिर आपने फॉर्म में करा क्या है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 साल बाद भी पेपर देने जा रहे हो तो 1 साल में यार 5 तो क्लाइंट किए होंगे, और जिस फर्म में होंगे उसके पास 500 क्लाइंट्स तो होंगे, तो क्या इतनी आपके अंदर लर्निंग की वो नहीं है, भूख नहीं है कि यार आपने ये 2-3 डॉक्यूमेंट्स देखे हो कि उसको ड्राफ्ट किस तरीके से करते हैं। पेपर क्या आया तो सुनना है, ये 2 स्टार विद गवर्नेंस नहीं था, ये था कि जी मैटर बताएं कैसे कम्युनिकेट करेंगे, उसके बैक एंड पे गोइंग कंसर्न था, बैक एंड पे फ्रॉड था, बैक एंड पे 1-2 मैटर्स के ऊपर कैम था, बैक एंड पे 1-2 मैटर्स के ऊपर मॉडिफिकेशन। अब मसला ये है कि गोइंग कंसर्न की ड्राफ्टिंग अगर मैं मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के सेक्शन में करता हूं वो अलग होती है, इसी को अगर मैं 705 के हिसाब से मॉडिफाई कर दूं तो उसकी ड्राफ्टिंग अलग हो जाएगी, मैटर एक ही है, और इसी चीज को अगर मैं कहां कम्युनिकेट करने जाऊंगा, दो सर्विस गवर्नेंस में, तो इसकी ड्राफ्टिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो ये चीज कभी आप ऑब्जर्व भी नहीं कर रहे होते, तो कितना अच्छा हो जाएगा। बोर्ड लेटर में देखें गोइंग कंसर्न का पॉइंट आ रहा है, आप फॉरन से एफएस देखें, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर दिया होगा, आप फॉरन से रिपोर्ट देखें कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू, और आप ऐसे जितने 1000 डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगेंगे मैं दे दूंगा, बट द पॉइंट जो डॉक्यूमेंट देख के कभी आपकी लर्निंग नहीं होगी जब तक आप एक क्लाइंट का ऑडिट खुद कर रहे हैं और उसके लिए ये सारी चीजें ना करें। मैं अगेन आपको बता दूं प्यारे बच्चों, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो क्या मैटर कर रहा है कि यार आपका फॉर्म का एक एक दिन और एक एक सेकंड, और आपने मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है कि आपका अपना इसमें एक फायदा हो, तो यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक चीज अक्सर हम जब हम कैफ में पढ़ रहे होते तो बच्चा अक्सर एक सवाल करता था, क्या सवाल करता था, हाँ जी क्या सवाल करता था, ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस, अच्छा ओपनिंग बैलेंसेस कब अप्लाई होंगे, मेरी बात सुनिएगा, सुन ले मेरी बात, आइजा 510
अप्लाई होता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। मैं आपको तो 2 लाइन का स्टैंडर्ड, 2 पेज का स्टैंडर्ड है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करिए कि ये है क्या। आईजा 510 अप्लाई होता है किस चीज के ऊपर? इनिशियल ऑडिट, या तो पिछले साल का ऑडिट किसी ने अनऑडिटेड है, या लास्ट ईयर का ऑडिटर कोई और है। ठीक है, मैं इस तरह लिख देता हूं, कोई और है। अगर तो लास्ट ईयर का ऑडिटर कोई और है या पिछले साल का ऑडिट हुआ ही नहीं है, तो मसला ये है, फॉर एग्जांपल 2021 का ऑडिट किया किसने? पीडब्ल्यूसी ने। 2022 का ऑडिट कौन कर रहा है? केपीएमजी कर रहा है। अगर 2022 का ऑडिट केपीएमजी कर रहा है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे उसमें 22 भी आ रहा होगा और 22 के साथ 21 भी आ रहा होगा। प्यारे बच्चा ऐसा ही है, 22 भी आ रहा होगा 22 के साथ। अगर 22 और 21 आ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब केपीएमजी ओपिनियन दे रहा होगा, तो केपीएमजी कहेगा इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। और दीज एफएस में तो 22 भी है, तो हमने पढ़ा था कि मदर मेटल पैराग्राफ में बताएंगे कि किसका ऑडिट हमने नहीं किया। यहां तक बात समझ आती। लेकिन एक और मसला है, मसला ये है कि 2022 के जो फिक्स एसेट्स आ रहे हैं 200 रुपए के, और 2021 में कितने आ रहे थे? 150 रुपए के। तो 200 का नंबर डिराइव कहां से हुआ है? 150। तो इसका मतलब है जब आप 500 की सीरीज में, ये कौन सी सीरीज है? 500 की। जब आप 500 की सीरीज है, तो इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने। ये मेरी एक बात समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर मेरे भाई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, ये लाइन आप समझ नहीं रहे। इस लाइन का मतलब ये हो गया कि आप आईकैप के पास ये ऑप्शन है कि आपसे कह सकता है कि मुझे फिक्स एसेट के प्रोसीजर बताओ, या आईकैप आपसे कह देगा जल्दी 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 मुझे ओपनिंग फिक्स एसेट के नहीं, ओपनिंग बैलेंसेस के नहीं, ओपनिंग फिक्स एसेट के प्रोसीजर बताओ। अब तक आईकैप आपसे लेट से इन्वेंट्री पूछ रहा था। अब उसके पास एक और ऑप्शन आ गया। क्या ऑप्शन आ गया? कि इस साल की इन्वेंट्री नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री के प्रोसीजर बताओ। अब तक आईकैप आपसे पूछ रहा था रिसीवेबल पेबल के प्रोसीजर, अब वो आपसे पूछेगा ओपनिंग। तो इतना बड़ा, याद है सब्सटेंटिव कितना बड़ा था, और फाइनल में तो ये और बड़ा। फाइनल में ये थोड़ी है कि 20 टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट है। कैफ में 20 टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट है, फाइनल में तो 20,000 टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट बन सकता है। सही है। कल मैंने वर्कशॉप रखा फाइनल का, जिसमें सीफएफ 6 और एमएस7 का वर्कशॉप था। उनको मैंने बैठ के उन आईएफआरएस और वो एरियाज जो कि एमएस7 में पूछे जा रहे हैं, सीफएफ 6 में उसने आज तक नहीं पूछे, चांसेस तो वो भी कर रहा है, प्लस वो सवाल कर रहा है कि यार वो एरिया जो कि एमएस7 में भी आज तक नहीं पूछे, लेकिन आईकैप के पैटर्न से ऐसा लग रहा है कि इन कॉन्सेप्ट्स को, और थोड़ी सी चीजें बच्चों ट्रिकी हैं मेरे भाई। अगर एक कंपनी के मैं 100% शेयर्स एक्वायर करता हूं, क्या मैं कंसोलिडेशन करूंगा? एक कंपनी के 100% शेयर्स मैंने एक्वायर कर लिए मेरे भाई। जल्दी से बच्चों बिल्कुल रेडी रहना है। हाँ जी, एक कंपनी के 100% शेयर कंसोल करूंगा ना यार, 100% है द पॉइंट। मतलब मैं आईएफआरएस 3 अप्लाई करूंगा या आईएफआरएस 10 अप्लाई करूंगा, ऐसा ही है ना यार। आईएफआरएस 3 प्यारे बच्चों, मैं आईएस 16 अप्लाई करूंगा, मैं आईएस 16 अप्लाई करूंगा। द पॉइंट इज बिकॉज जिस कंपनी के मैंने 100% शेयर्स एक्वायर्ड करे हैं 100 रुपए के, और उसकी जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट 100 रुपए आ रही है, उस 100 रुपए में से उसके पास आई एक एसेट रहा है जिसका नाम है प्लांट है। मतलब टेक्निक सब्सटेंस ओवर फॉर्म के तहत, लीगल फॉर्म देखो तो मैंने कंपनी एक्वायर्ड करी है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखो कंपनी एक्वायर्ड नहीं कर रहा, प्लांट एक्वायर्ड कर रहा हूं। आईएस 16 बैठ के अप्लाई, ये एमएस7 सीएफएफ के सवाल है। और बच्चा यहाँ कंसोलिडेशन के प्रोसीजर, आप समझ रहे हैं बच्चा यहाँ पे क्या लिख रहा होता है, और उसने आपको हिट कहाँ पे किया? हिट सिर्फ इस चीज के ऊपर करते कंसोलिडेशन होगी नहीं। आईएस 16 अप्लाई, आईएस 16 के कैप में तो फिर भी याद है ना, पीपी लिखा हुआ आ जाता था। हाँ, पीपी का मॉडल ऑडिट प्रोग्राम बना हुआ होता था। यहाँ पे बात चल रही होगी 100% शेयर होल्डिंग कंपनी, पीपी नहीं लिखा हुआ होगा। पूछे किसके अप्लाई हो रहे मेरे भाई? पीपी के हो रहे होंगे। कंसोल थोड़ा सा बात समझ आती है। तो इस आयसा को अगर आप देखेंगे, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आप कह रहे हैं लाल वाले तो बहुत कम है। हाँ, तो ये तो हमारा कुछ कोई सिलेबस, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है तो ये लाल। लेकिन आप उससे अंदाजा लगाएं कि हमारे पास इतने सारे सब्सटेंटिव के एरियाज 22 में, अगर उससे पहले मैं एक बार वर्ड ऐड कर दूं कौन सा? ओपनिंग का, तो उसका मतलब वो सिलेबस मेरा डबल हो गया सब्सटेंटिव। असल लाल तो अब वही है। सही है। तो ये हमने लाजमी इस चीज को एनालाइज करना है बच्चों। डन हो गया? अच्छा, थोड़ी सी मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूं।
केपीएमजी 2021 के बैलेंसेस के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। ये बात समझ आती है सर? क्यों? मैं 200 के ऊपर ओपिनियन दे ही नहीं सकता जब तक मैंने 150 के ऊपर काम नहीं किया। 150 और 200 के दरमियान तो 50 रुपए हुए इस साल, तो 150 पे काम नहीं किया तो मैं ओपिनियन 200 पे सेंस बनता है इस चीज का। सही। अच्छा, अब जब केपीएमजी पीडब्ल्यूसी सॉरी केपीएमजी ओपनिंग बैलेंसेस का ऑडिट कर रही थी, ऑडिट नहीं कर रही थी, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट, तो उसको 2021 में एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई, जो कि मिस स्टेटमेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मटेरियल। अब पॉइंट उसको 22 के लिए किया, ऐसा कहता है 21 के ऊपर ओपिनियन नहीं देनी। किसके ऊपर ओपिनियन देनी है? 22 के ऊपर। लेकिन 22 के ऊपर ओपिनियन देने के लिए तुम्हें ऑडिट किसका करना पड़ेगा? ऑडिट नहीं सॉरी प्रोसीजर किसके ऊपर परफॉर्म करने पड़ेंगे? 21 के ऊपर जब प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं तो मुझे क्या आइडेंटिफाई हो जाती है? मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाती है। अब मैं क्या करूं? हाँ जी, अब क्या करूं? हाँ जी, नहीं। अच्छा, अगर अब मेरी आप अभी भी नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे, अगर सवाल में लिखा हुआ आ जाए ना, बताएं आप पीडब्ल्यूसी हैं, आप क्या करेंगे? कॉल करी लेट से केपीएमजी ने पीडब्ल्यूसी को कॉल करी कि भाई तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एक मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। हाँ जी, केपीएमजी पीडब्ल्यूसी, प्यारे बच्चों पीडब्ल्यूसी आईजा 560 अप्लाई करेगा। गौर से देखें, थोड़ा गौर से देखो, और आपकी शक्लें मुझे याद आ रही है, आप पिक कर सकते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी जल्दी। पीडब्ल्यूसी ने एक अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दी और बाद में पीडब्ल्यूसी को एक फैक्ट पता चला, फैक्ट नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ, और तो इसका मतलब है अगर सवाल में लिखा आ जाएगा पीडब्ल्यूसी है तो इसका मतलब है पीडब्ल्यूसी को एक एरर पता चला है जिसके ऊपर उसने अनमोडिफाइड, भाई वो कहेगा 22 तो दफा करो, मैंने तो 21 के ऊपर गलत रिपोर्ट दे दी, क्या अप्लाई करेगा? आइजा 560। तो खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, सिर्फ ये ना सोचेगा 4-5 लाख है, ये सारे के सारे मिलके इतने सारे नंबर्स को वापस से क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? ये रेड कर देंगे। बात समझ आ रही है? मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा नहीं रहा कुछ बात, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहां हम पहले आइजा 560 को 3-4 आइजा से लिंक करते थे, अब वो 30-40 आइजा से लिंक हो रहा होगा। क्या ये बात आपको समझ आती है बच्चों? क्लियर? हम सारे यहाँ पे? अच्छा जी, तो ये एक छोटा सा स्टैंडर्ड है 2-3 पेज का, लेकिन यार इसने तो भाई सब्सटेंटिव को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है जी। और अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारे पास था आइजा 500, इसका मैं आपको बता दूं, ये आइजा 500 हमारे पेपर में 35 से 40 मार्क्स का आइजा 500 मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और जैसे जैसे भी इंशाल्लाह आप फाइनल में आईएफआरएस पढ़ते रहेंगे, फॉर्म में देखते रहेंगे, चीजें देखते रहेंगे, वो सारी चीजें वो यहाँ पे उठा के आपसे प्रोसीजर्स पूछ रहा होता है। क्या यहाँ तक बात समझ? तो ये आइजा 500 कहने को तो ब्लू है, लेकिन हमने 20 टॉपिक पढ़े थे, हमने बैलेंस शीट के 10-12 पढ़ लिए थे, पीएनएल के 5-6 पढ़ लिए थे, डिस्क्लोजर के 2-3 पढ़ लिए थे। फाइनल में 20 नहीं है, फाइनल में 20 अरब से भी ज्यादा हो सकता है, अरब वो वाला अमाउंट वाला। ओके सही है, तो फाइनल में तो 20 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। सही है, तो अगर फाइनल में 20 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब ये हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। अच्छा, आप सबने कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ी होगी बच्चों, ऐसा ही आप सबने कंपनीज एक्ट, आपने सबने एनुअल रिपोर्ट का वर्ड सुना हुआ होगा। तो एनुअल रिपोर्ट में एफएस लगता है, एफएस के साथ ऑडिट रिपोर्ट लगती है। सही है, ऑडिट रिपोर्ट के साथ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट लगती है, चेयरमैन की। ये जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है और ये जो चेयरमैन की रिपोर्ट है, इसमें क्या इसका ऑडिट करना मेरी जिम्मेदारी? नहीं, मेरी जिम्मेदारी क्यों है भाई? कौन सा आईएफआरएस है जो कि कहता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनानी चाहिए? तो कोई आईएफआरएस है ही नहीं। तो अगर मैं ऑडिट के 5 एलिमेंट्स देखूं तो आईएफआरएस तो मना करता है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नहीं यार, मैंने तो इसका ऑडिट नहीं करना, मैंने इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देनी। लेकिन स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि नहीं भाई, इसके ऊपर भी आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म, आप ओपिनियन भले ना दें लेकिन आपने उसको रीड, आपने डायरेक्टर्स, मेरी बात सुन लो मेरे भाई, सुन लो, आपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट को रीड, मेरे भाई आपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट को रीड, बिकॉज एफएस और डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपस में कंसिस्टेंट होने चाहिए। एफएस और डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपस में क्या होने चाहिए? अगर तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट कंसिस्टेंट नहीं है लेट से एफएस से, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट क्या कह रही है। मैं छोटी सी चीज आपसे समझ करता हूं,
आप एक कंपनी की डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़ते हैं और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखा हुआ है इस साल तो हमने जबरदस्त काम किया और बहुत ही कोई जबरदस्त काम किया जिसकी वजह से हमारी प्रॉफिट 200 मिलियन से बढ़ गई। ये कहाँ लिखा हुआ है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। मेरे भाई क्लियर है? आप जब एफएस देखते हैं, एफएस देखे हुए ना आपने, आप जब एफएस देखते हो आप कहते हैं यार ये प्रॉफिट जो बढ़ा है ये इनके इनके हरकतों की वजह से थोड़ी बढ़ा है, ये तो उन्होंने इस साल बिल्डिंग बेच दी थी और बिल्डिंग पड़ी भी थी, इन्होंने बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग पे गेन और डिस्पोजल है वो 400 मिलियन का है। तो अगर तुम्हें देखो तो इस साल तो प्रॉफिट मेरे पिछले साल से अगर इसको हटा दो, बिकॉज आपके ऑपरेशन थोड़ी है, ये आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में थोड़ी आ रहे होंगे, ये आपके ऑपरेशन, जब आपके ऑपरेशन ही नहीं है तो इसका मतलब है आपके प्रॉफिट तो आपके प्रॉफिट। डायरेक्टर्स ये क्या है एफएस में ये, अगर कल को शेयर दोनों को कंपेयर करें तो शेयर क्या मैं इस पे यकीन करूं या मैं इस पे यकीन करूं, यहाँ पे आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट रीड करनी है, आपने चेयरमैन रिपोर्ट को रीड करनी है। आप सोच नहीं सकते मसला क्या है, आप डायरेक्टर को बोलेंगे यार ये लाइन हटाओ, ऐसा बोलोगे मेरे भाई? क्यों नहीं बोलोगे? हाँ नहीं अभी तो रीड कर रहे हो ना, तो आप डायरेक्टर को क्या बोलोगे यार ये लाइन तो आपने, कोई भी बंदा एफएस देखेगा तो यही कहेगा यार मैनेजमेंट के मसले थोड़ी, ये तो क्या कहते हैं आपने बिल्डिंग बेची। डायरेक्टर कहता है नहीं यार मैं तो इस लाइन को रीड नहीं करता। क्या है बच्चों आप सोच नहीं सकते आईएसए 240 फ्रॉड अप्लाई हो जाए, कैसे अप्लाई होगा जल्दी से बता दो, कैसे अप्लाई होगा जल्दी से बता दो भाई। हाँ जी, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे अगर वो यहाँ पे इतना शेयर को बेवकूफ बना रही है तो उसने पता नहीं मुझे पूरे ऑडिट में कहाँ कहाँ। तो प्यारे बच्चों पढ़ हम एक नया आइजा रहे होंगे, कौन सा आइजा 720, लेकिन उसकी इंप्लीकेशन कहाँ पे जारी होंगी आइजा 240 फ्रॉड में। मेरे भाई थोड़ा समझ आ रहा है, सिंपल सी बात कर, ये सारे आइजाज पढ़ने हैं बहुत डिटेल, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये ना देखिएगा कि 6-7 लाल है, मैं आपको समझाने का मकसद ये। इवन अगर मैं आपसे कहूँ ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दें, मेरे भाई सुनते रहिएगा, आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर ली, आपने कहा भाई डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसने कहा तुम बाद में ले लेना, मैं 7 दिन बाद तुम्हें डायरेक्टर्स रिपोर्ट दे दूंगा। तो आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी है, राइट सर, ऑडिट रिपोर्ट आपने साइन कर दी, किसको प्रोवाइड कर दी? मैनेजमेंट। जहां मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर दी आपने, 7 दिन बाद मैनेजमेंट ने डायरेक्टर्स रिपोर्ट दी, आपने डायरेक्टर रिपोर्ट्स को फौरन से रीड किया और चेक करा कि क्या वो एफएस से कंसिस्टेंट है। वो एफएस से कंसिस्टेंट नहीं है, आपने थोड़ा सा एनालाइज करा, पता चला डायरेक्टर्स रिपोर्ट ठीक है, मसला कहां पर है? एफएस में, मसला एफएस में मेरे भाई। अब आइजा 720 अप्लाई नहीं होगा, अब क्या अप्लाई हो जाएगा? आइजा 560। प्यारे बच्चों खुदा का वास्ता ये पेपर्स में आते हैं, जो मैं आपके सामने सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ, ये वो सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ कि 4-5% ने तो सिर्फ अटेम्प्ट करें इन सवालों को। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये सिर्फ कोई कोई टॉपिक पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आपको समझाने का मकसद क्या, अदर इंफॉर्मेशन है ना यार, 1000 डायरेक्टर्स रिपोर्ट रिपोर्ट आती है, 1000 डायरेक्टर्स रिपोर्ट आपको वेबसाइट से मिल जाएगी यार, खुदा का वास्ता है। किसी कंपनी का ऑडिट करो, जब कोई तुम्हें बोले ना एफएस की कास्टिंग कंपेयरिंग करो, तो 7-7 डायरेक्टर्स रिपोर्ट भरम हो जाएंगे, रिपोर्ट पाकर साइन करो, आपने कह दिया बॉस हाँ नहीं डायरेक्टर्स रिपोर्ट और चेयरमैन रिपोर्ट देख लिया या उसको आपने रीड कर लिया, या उसके अंदर ये लाइन लिखी हुई है, फॉर्म में कोई रीड नहीं करती, और आप ये कहते हैं कि उसके अंदर ये, उसमें ये लाइन लिखी हुई है सर जो कि एफएस से इनकंसिस्टेंट। ये वर्ड्स आप तभी यूज कर सकेंगे जब मैं आज आपको थोड़ा बहुत, पर आपको पता चल जाएगा कि आपने फॉर्म में 9 बजे आप फॉर्म पहुंचे, 12 बजे तक फॉर्म में कोई नहीं आता, तो 3 घंटे आपने ये नहीं सोचना कि मेरा टाइम, ये तो आपके लिए जन्नत है कि आपके पास 3 घंटे सुकून के मिल गए, जो पढ़ना है पढ़ना है, कुछ नहीं यार एक ऐसा रीड करना है, कुछ नहीं यार आप 4 आईएफआरएस रीड करना है, कुछ नहीं आप सीफएफ टू कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे ना बिल्कुल, सीफएफ टू कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हुए आपने अगर कैप 7 कंपनी लॉ के जितने भी सेक्शंस पढ़े हुए और ऑब्वियसली पास है आपका, तो आप फौरन उसको कंपनी एक्ट से पढ़ लें, आप फौरन से उसको मेरे भाई कहां से पढ़ लें, आप उसको फौरन से। और जब कंपनीज एक्ट से पढ़ेंगे तो कोशिश ये करिएगा, कोशिश लाइक मैं आपके सामने एक छोटी सी बात करता हूं मेरे भाई तुमसे, सब्सिक्वेंट एजीएम कब होनी चाहिए? फाइनेंशियल ईयर के क्लोज के कब होनी चाहिए? 120 दिन के बाद, सही है। तो अगर एक कंपनी का ईयर एंड 30 जून, मैं आपसे कुछ ऐसी बात हूँ, अगर एक कंपनी का ईयर एंड 30 जून है तो इसका मतलब है उसको जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मैं अज्यूम कर रहा हूँ हर महीने 30 दिन का है, तो उसको कब एजीएम करनी चाहिए मेरी भाई? 30 अक्टूबर तो उसको एजीएम करनी चाहिए, ठीक है। वो एजीएम बुलाता है 27 अक्टूबर को,
नोटिस 21 दिन पहले देते हैं। 27 अक्टूबर को एजीएम होती है और 27 अक्टूबर को एजीएम होने के बाद एजीएम एडजर्न हो जाती है, हो सकती है ना यार, एजीएम एडजर्न हो गई और एडजर्न होके चलेगी 8 नवंबर। अब मुझे बताया ये जो एजीएम 120 दिन में करनी थी, ये 120 दिन की तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, ये का आधा हिस्सा पूरा हो रहा है, आधा हिस्सा क्या एससीसीपी इसके ऊपर पेनल्टी डाल सकता है, नहीं डाल सकता? हाँ जी, लेकिन एक्सटेंशन लेने के लिए भी आपको 30 दिन पहले बताना पड़ता है, ड्यू डेट से 30 दिन पहले बताना पड़ता है जब आपकी एजीएम ड्यू हो रही होती है उससे। तो इसका मतलब है 7 नवंबर को आप एजीएम करने जा रहे हैं, जो आपकी कंटिन्यू एजीएम होने जा रही है, तो आपको तो 7 अक्टूबर को लेटर लिखना चाहिए था, 7 अक्टूबर को आपने लेटर ही नहीं लिखा। यार मैं सिंपल सा यार मेरे भाई, मैं मतलब कुछ आपसे वो नहीं कह रहा, आपका पेपर पास है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये सिनेरियो आ जाए आप लोग क्या करेंगे। या मेरा एक और सवाल है आपसे, मेरा एक और सवाल, 30 दिन के अंदर क्या मीटिंग के 30 दिन के अंदर क्या मौजूद होना चाहिए? कोरम मौजूद होना चाहिए ना, कोरम मौजूद नहीं हुआ तो मीटिंग एडजर्न है। 10 मेंबर, पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कितने मेंबर? 10 मेंबर। 10 मेंबर मौजूद है, कितने बजे? 11 बजे मीटिंग का टाइम है और 11 बजे मीटिंग में मौजूद है। 1 बजे लंच खुला, 10 में से 4 मेंबर्स ने लंच किया और लंच करके चले गए। अब लंच के बाद जब चेयरमैन मीटिंग को वापस से प्रिसाइड करने आया, कंटिन्यू करने आया, तो उसने देखा 6 मेंबर है। मुझे बताया कोरम पूरा है कि नहीं? मुझे बताया कोरम पूरा है कि नहीं? वो कहता 10 मेंबर होने चाहिए, 10 मेंबर तो थे, 30 मिनट के अंदर तो 10 मेंबर थे। वो कहता यही है ना कि भाई अगर तो कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ कितने दिन, कितने मिनट के अंदर? 30 मिनट के अंदर, तो फिर मीटिंग क्या हो गई? एडजर्न हो गई। और मतलब अगर हो गया तो फिर चेयरमैन प्रिसाइड करे मीटिंग को। तो मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूँ, 30 मिनट के अंदर कोरम आपका पूरा था, 10 का कोरम था, 10 बंदे पूरे थे। ब्रेक के बाद, खाने के बाद 4 बंदे चले गए, 6 बंदे आ गए, कोरम 10 का होना चाहिए था, 6 बंदे आ गए। प्यारे बच्चों अब मुझे बताइए मीटिंग का कोरम पूरा है कि नहीं? अगर आप मेरी सजेशन, आप जब 9 से 12 आप फारिग बैठे हुए हो और अगर कोई काम ना हो तो उन सेक्शंस को आप पढ़िएगा, उन सेक्शंस को आप थोड़ा सा इस तरीके से एनालाइज करिएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अगर एक जॉइंट होल्डर है, तब एक 2 मेंबर्स हैं, 2 बंदे हैं और वो जॉइंटली होल्ड करते हैं एक शेयर, सही है? तो नोटिस किसके पास आएगा? जिसका नाम पहले होगा, नोटिस इसको आएगा, लेकिन मीटिंग दोनों अटेंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का नाम मेंबर में आ रहा होगा। ए और बी जॉइंटली होल्ड वन शेयर, लेट्स से दोनों का नाम। अब तो दोनों हम आ गए मीटिंग में, तो एक डिसीजन हुआ कि भाई क्या फला ऑडिटर को अपॉइंट करें, तो मैंने भी हाथ उठाया और उसने भी हाथ उठाया। हाँ जी, एक काउंट होगा। अच्छा, मैंने हाथ उठाया, उसने नहीं उठाया? मैंने हाथ उठाया और उसने उसने हाथ नहीं उठाया। अब किसका काउंट करोगे? हाँ जी, जिसका लंबा हाथ नहीं, भाई इंसान का नहीं। अच्छा, तो ये यहाँ तक बात समझ आती है। तो जो लॉ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, आपने कोशिश करना है उसको थोड़ा सा इस तरीके से रीअसेस करना है, रीएनालाइज करना है। और आपने फाइनल का सीफेक्ट तो मुश्किल है, सीफेक्ट टू कॉर्पोरेट लॉ का जिस डायग्राम हम आपके सामने बना रहे हैं, आप सोच नहीं सकते फाइनल से खतरनाक डायग्राम कहाँ बन रही है हमारी हमारी सीफेक्ट टू कॉर्पोरेट लॉ। मतलब जिस तरह यहाँ पे वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, वहां पे इससे बुरा हाल है। क्या बुरा हाल है कि वो कह देता है बैंकिंग कंपनी, अब वो बैंकिंग कंपनी कहता है तो वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी अप्लाई हो जाता है और कंपनीज एक्ट भी अप्लाई हो जाता है। अगर उसकी कोई सब्सिडी वगैरह होती है तो फिर वो एनबीएफसी रूल्स एंड रेगुलेशन में भी जाके बात चली जाती है, फिर वहां जाके किसी रेगुलेशन के अंदर अलग बात चली जाती है। तो ये जो एरिया हमारे पास आ रहा है सीफर, तो आपने कोशिश ये करनी बच्चों, पेपर अगर पास करना है, मेहनत आपने, टारगेट ये नहीं रखना कि रोज की क्लासेस लेनी, ये टारगेट सिर्फ ना रखेगा। रोज की क्लासेस 2 घंटे की होगी, टारगेट जो उसके अलावा आपके पास 22 घंटे है, उसको आपने कोशिश करनी है इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मेहनत करनी है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक है क्या स्पेशल, ये जो आप 3 चीजें देख रहे हैं, ये बहुत 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 छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। और ये है क्या, इसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसका ओवरव्यू प्यारे बच्चों से समझिएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं जब डेलॉइट यूके में था तो डेलॉइट यूके कंपनी को ऑडिट करती थी, जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड। किसको ऑडिट कर रही होती थी? पंजाब नेशनल बैंक। ये पंजाब नेशनल बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड अपने आईएफआरएस किसके हिसाब से बनाती थी? क्यों बनाती थी? ताकि
यूके रेगुलेटर के पास भी जमा हो जाए, यूके के जो उनके शेयर होल्डर्स है उनके पास भी जमा हो जाए। लेकिन ये सब्सिडरी किसकी थी? इंडिया की। इंडिया में एक कंपनी थी पंजाब इंडिया लैंड्स, उसकी सब्सिडी थी, और ये मेरे पास होल्डिंग कंपनी थी, ये मेरे पास एक सब्सिडी कंपनी। समझने की कोशिश कर लेगा। अच्छा, अब ये कंपनी क्या थी? अच्छा, इसने अपने फाइनेंस में किसके हिसाब से बनाए होंगे? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या ये नंबर्स इसमें कंसोल हो सकते? अच्छा, क्या ये नंबर यहाँ पे एप्पल टू एप्पल में अकाउंटिंग पॉलिसी से डिफरेंट होंगे? नंबर तो मैच, बिकॉज फ्रेमवर्क की क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या करता है, ये इसको बोलता है भाई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस से बनाओ, इंडियन। और क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी वेबसाइट में लगेंगे? नहीं। क्या यूके रेगुलेटर के पास जाएंगे? क्या यूके के शेयरहोल्डर्स के पास से उसे किसके पास जाएंगे? इसका मतलब है यही कंपनी एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है जो कि कहलाएंगे स्पेशल पर्पस, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक बंदे की ख्वाहिशात को पूरा करें। ये आपके पास एफएस कहलाएंगे, कौन से? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या यहाँ पे पास समझ आ गई? तो हमारे पास एक और आइजा। अब कहने को अगर आप इस आइजा को देखेंगे तो ये आइजा कहता है, सिर्फ आइजा 3 पेज का, क्या स्पेशल पर्पस। लेकिन अगर इस आइजा को आप गौर से देखेंगे तो इस आइजा के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि जितने भी आइजाज हैं उन सबको आपने अप्लाई करना है। जितने भी आइजाज है, इसका मतलब जब आप इस स्पेशल पर्पस एफएस को ऑडिट करेंगे तो आपको ये देखना होगा कि क्या मेरे पास कॉम्पिटेंसी है, क्या मेरे पास कैपेबिलिटी है, क्या मेरा कोई इंडिपेंडेंस या एथिकल रिक्वायरमेंट का मसला। तो जितने भी आइजाज हैं उन सबकी रिक्वायरमेंट आपको क्या करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों? अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, उसको नोट करें जल्दी से, बच्चों आ जाए। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है आइजा 805। ये क्या होता है? ये कंपनी के कंप्लीट सेट ऑफ एफएस का ऑडिट नहीं होता। मैनेजमेंट आपसे कहती है कि सिर्फ या तो बैलेंस शीट का कर लो, या पीएनएल का कर लो, या बैलेंस शीट के भी अकाउंट रिसीवेबल का कर लो। इसका मतलब अब तक तो हम पढ़ते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है। नहीं नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ऑडिट होता है, उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का भी ऑडिट हो सकता है। क्या यहाँ तक बात? ये हमारे पास एक आइजा है जिसका नाम क्या है, आइजा 805 के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का भी ऑडिट। अगेन ये बहुत ही छोटा सा आइजा है लेकिन बहुत ज्यादा कॉमन सेंस है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे, स्टैंडर्ड आपसे कहता है एंगेजमेंट एक्सेप्ट आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप कंपनी के कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, हाँ जी, ऑडिटर नहीं है। अगर आपने कंपनी के कंप्लीट सेट ऑफ एफएस का ऑडिट नहीं किया, फॉर एग्जांपल इस केस में डेलॉयट यूके ऑडिट कर रही है किसका? पंजाब नेशनल बैंक का। पंजाब नेशनल बैंक आती है किसके पास आती है? पीडब्ल्यूसी के पास आती है। पीडब्ल्यूसी को कहती है मेरे सिर्फ और सिर्फ, हाँ जी, एडवांसेस का ऑडिट करो मुझे से बैठ। क्यों? बिकॉज हम दोनों में सबसे बड़ा नंबर किस चीज का है? एडवांस। बाकी नंबर इतने मटेरियल नहीं है, एडवांस का ऑडिट कर दो, कंसोलिडेशन हो जाएगी। प्यारे बच्चों, क्या पीडब्ल्यूसी ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज पीडब्ल्यूसी कंप्लीट सेट ऑफ एफएस का ऑडिटर नहीं है। तो पहली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी कि आपका ऑडिटर क्या होना चाहिए? तो एंगेजमेंट। अब कहने को तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है, लेकिन आप सोचे हो इसका मतलब है डिलॉयट यूके ऑडिट करेगा, किसको ऑडिट करेगा? तो डिलॉयट यूके ने पंजाब नेशनल बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड के कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट रिपोर्ट दी थी। और कौन सी ऑडिट रिपोर्ट दी? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बाद में किसके ऊपर काम करने बैठ गई? जब एडवांसेस के ऊपर काम करने बैठी तो पता चला एडवांसेस में तो एक मिस स्टेटमेंट है। हाँ जी, पता चला एडवांसेस में तो मिस स्टेटमेंट है। मेरे भाई, पेपर का सवाल है ये। मैडम, हाँ जी, मैं थोड़ी सी और अच्छी इसके डायग्राम बनाता हूँ, सुने। ये कंपनी के कंप्लीट सेट ऑफ एफएस है, डन हो गया। इसके ऊपर मैनेजमेंट ने क्या दी, ऑडिटर ने क्या दी? अनमॉडिफाइड। इसमें एक एरिया आ रहा था, इसका नाम क्या था? एडवांसेस। केपीएमजी डेलॉयट यूके को अलग से अपॉइंट किया जाता है किस चीज के लिए? कि आप इस एडवांसेस का
अलग से ऑडिट करें। जब मैं इस एडवांसेस का ऑडिट करने गया तो मुझे एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई। मेरे भाई द पॉइंट इज, इस तरह कहता है दफा करें 1805 को। ये एडवांसेस कहाँ मौजूद थे? कंप्लीट सेट ऑफ एफएस। इसका मतलब है वहां पे जो एडवांसेस आ रहे हैं वो भी क्या हो चुके हैं, वो भी जब वो गलत है उसके ऊपर ऑलरेडी तुम एक अनमोडिफाइड ओपिनियन दे चुके हो। एक फैक्ट तुम्हें पता चला है रिपोर्ट साइन करने के बाद। प्यारे बच्चों कौन सा आइजा? प्यारे बच्चों अगेन अगेन अगेन, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, खुदा सिर्फ ये ना देखेगा 4-5 लाल है, ये सारी चीजें आपस में और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ प्यारे बच्चों मर्ज हो रही होंगी। यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैं कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ, अनमोडिफाइड ओपिनियन देता हूँ, वो कंपनी मुझे अब कहती है मेरे एडवांसेस का भी ऑडिट कर लो। एफएस का ऑडिट नहीं, एफएस का तो कर चुका हूँ, किसका? अब मैं एडवांसेस का ऑडिट करने बैठा, मैंने कहा एडवांसेस में तो ये एरर हो गया है, एडवांसेस में तो ये एरर हो गया है। तो मैं पार्टनर के पास गया, मैंने कहा भाई एडवांसेस में, पार्टनर कहा भाई दफा कर एडवांसेस को। वो जो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दिए कंप्लीट सेट ऑफ एफएस, वहां भी तो एडवांसेस आ रहे हो, इसका मतलब वो भी गलत है। हाँ जी वो भी गलत है, वो भी गलत है। इसका मतलब है यार एक फैक्ट मुझे पता चला है, ऑडिट रिपोर्ट साइन किया। यहां तक बात समझ आती है? तो चीजें इस तरीके से प्यारे बच्चों, थोड़ी आप स्पेसिफिक एफएस का ऑडिट कर रहे हो और आपको गोइंग कंसर्न का मैटर पता चल जाए, तो फिर गोइंग तो इस तरीके से वो 4-5 आइजाज को मिला के क्या पूछ लेता है प्यारे बच्चों हमारे पास? अच्छा ये जो हमारे पास एरिया है पूरा, चल इसकी वेटेज है 70 मार्क्स। वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 70 मार्क्स। अगर आपने वॉल्यूम 1 की तैयारी अच्छी कर ली प्यारे बच्चों, कितने मार्क्स कंफर्म्ड हो गए आपके? आपके 70 मार्क्स का। इस वॉल्यूम 70 में से भी सुन लें, इस 70 में से भी ये जो हमारे पास सारे स्टूडेंट किस चीज के है? रिपोर्टिंग के। ये सारे स्टूडेंट किस चीज के प्यारे बच्चों? रिपोर्टिंग के। इस रिपोर्टिंग की वेटेज मेरे ख्याल से कुछ 20 से 30 है या 20 से 25 है, इस तरह की कुछ वेटेज है कि हमारा इनमें से सिर्फ रिपोर्टिंग का एरिया कितने नंबर का आता है? 20 से। लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वो वाली रिपोर्टिंग नहीं है जो हम कैफ में पढ़ते थे। यहाँ रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के लिए भी आ सकती है, यहाँ रिपोर्ट एनालाइज करने के लिए भी आ सकती है। रिपोर्ट के अंदर कैम गोइंग कंसर्न दोनों एप्लीकेबल होंगे, वो आपको लिखनी होगी। तो 70 में से प्यारे बच्चों 20 से 25 मार्क्स रिपोर्टिंग के, बाकी मोर और लेस 50 मार्क्स किस चीज के? प्लानिंग के। और प्लानिंग और परफॉर्मेंस 50 नंबर का है, रिपोर्टिंग 20-25 नंबर का। ये आपके पास बन जाता है क्या? वॉल्यूम 1। एक एरिया आपको याद होगा प्यारे बच्चों जो हम कैफ में पढ़ते थे, इसका नाम था कोड ऑफ एथिक्स। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है प्यारे बच्चों, इसकी जो वेटेज है, इसकी जो वेटेज है वो 10 से 15 मार्क्स है। आपके पास क्या बचा आखिरी स्टैंडर्ड वॉल्यूम, तो इसकी वेटेज में कितनी है? 10 से 15 मार्क्स। तो हमारे पास टोटल जो ये बन जाता है, ये 100 नंबर का सिलेबस बनता है। वॉल्यूम 1 70 नंबर, वॉल्यूम 2 15 मार्क्स, कोड ऑफ एथिक्स 15 मार्क्स। ये हमारा एक ओवरऑल सिलेबस है। सही, 3 किताबें हमारी, सबसे बड़ी किताब 70 नंबर की है, बाकी 2 किताबें 10 से 15 मार्क्स की। सही है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन मसला से वो सिर्फ ये है कि फाइनल में इसका लेवल भी थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एडवांस है। ये वो लग ऐसा रहा है कि मैं कोड ऑफ एथिक्स की तैयारी कर लूंगा तो मेरे 10-15 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जहां आप कोड ऑफ एथिक्स की तैयारी करेंगे, आप नहीं और आप पेपर देने जाएंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोड ऑफ एथिक्स सवाल आपका गलत ही होगा और आप 15 में से हार्डली 2-3 मार्क्स सिक्योर करके आ रहे हो। ऑल्दो ओपन बुक होगा लेकिन पिकली होगा। तो यहाँ तक बात समझ आ रही? तो ये कोड ऑफ एथिक्स यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकल। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास सिलेबस है। तो इसको अगर आप नोट कर चुके हैं, अच्छी बात है। नोट करने तो ज्यादा अच्छी चीज क्या आती है कि कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपका करियर भी सेव करेंगे इंशाल्लाह। आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बार बार आपसे कह रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये बच्चों, आप माशाल्लाह जो बैठे हैं, माशाल्लाह मेजोरिटी को मैं चाहता हूँ जीनियस बच्चे हो आप लोग। मैंने जीनियस बच्चे को फाइनल में फेल होते हुए देखा, मैंने जीनियस बच्चों को फाइनल में रोते हुए देखा है। मैं आपको, आप अपने फर्म में चले जाए, फर्म में भी आपको थोड़ा बहुत टाइम होगा, फाइनल किसी बच्चे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेगा, आपका सीनियर होगा, वो आपसे 10 गुना ज्यादा जीनियस होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मसला क्या हुआ होगा, उसने अपनी पूरी आर्टिकलशिप को सही से प्लान नहीं किया होगा। प्यारे बच्चों, मुझे डर जो लग रहा है ना आपकी शक्लें देख के, वो डर इसी चीज का लग रहा है कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे कर दी आपने, आपसे ज्यादा जीनियस लोगों को मैंने देखा हुआ है लेकिन क्वालिफाई नहीं हो सके।
और फर्म में 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल गुजार, आपकी अपनी फर्म में कितने लोग ऐसे होंगे जो कि 6-7 साल से फर्म में होंगे लेकिन क्वालिफाइड? आपकी फर्म में शायद कोई मैनेजर भी ऐसा होगा जो कि मैनेजर तो होगा सही है लेकिन क्वालिफाइड नहीं होगा। तो खुदा का वास्ता है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि आज तक इस चीज के ऊपर किसी एक बंदे ने भी गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करी। तो फर्म में कैसे लेके चलना है आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कास्टिंग के लिए मिलेंगे, आप मुंह बनाओगे और बना ले चले, वो आपका अपना जाती मामला है। मेरी सजेशन के जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो कास्टिंग कंपेयरिंग कर लें, जो उसने बोला 1-2 घंटे मिलते हैं ना एफएस को बैठ के ये चेक करें असल जो कास्टिंग कंपेयरिंग है कि जो डिस्क्लोजर हमें पढ़ाए गए थे वो सारे के सारे इसमें आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर आप फिक्स एसेट का डिस्क्लोजर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आप आईए 16 खोल के बैठ जाओ। आईए 16 में वो कहता है प्रेजेंटेशन है डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोज करना है, आप जाके चेक करते हैं कि सारी चीजें मतलब आप ये काम करना तो आप कैसे हो सकता है आप फेल हो सकते हो? फेल तो दूर की बात है, फर्म में फिर आपका आपका मुकाबला जो आपका मैनेजर होगा ना, और वो भी नहीं कर सकेगा जब आप रोज की बेसिस पे इस किस्म की आपकी कि आपने आई 16, आप ये बात याद रखिएगा एफएफआर में कोई आई 16 नहीं पढ़ाएगा आपको बच्चों, ये पता है ना हमको एफएफआर मतलब आप फाइनल के बच्चों का हाल सोचा है। ये सारा पढ़ाता हूँ, ये सब पढ़ाता हूँ बच्चों, ये सब पढ़ाता हूँ। एक बच्चे का पेपर से एक दिन पहले मैसेज आया, एक दिन ही मतलब 2-3 हफ्ते पहले मैसेज आया, सर आइजा 500 सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एवरेज का लेक्चर अपलोड नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने कोई 10-15 क्लासेस सब्सटैंटिव की जो पढ़ाई है वो है किस चीज की, वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। ये हाल होता है प्यारे बच्चों, आप सोच नहीं सकते ये हाल है कि वो क्या कह रहा है। वो मुझसे पेपर से पहले कह रहे हैं सर आइजा 505 का लेक्चर आपने अपलोड नहीं किया, आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन का आपने लेक्चर अपलोड किया। मैं ये सोचता हूँ, मैं आपसे अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ सर आइजा 200 का लेक्चर अपलोड नहीं है सिफर में। आइजा 200 याद है, इनहेरेंट लिमिटेशन, रीजनेबल एश्योरेंस, ये सवाल। तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वो उसको डर क्यों लग रहा है, उसको ये क्यों डर लग रहा है, उसने कभी ना कभी कैफ में इस तरीके से पढ़ी चीजें। सेकंड मसला, उसने फर्म में सारा का सारा टाइम क्या करा, तो अब उसको अब वो कंपेयर कर रहे हैं इंडेक्स को, इंडेक्स से कंपेयर करते कहते 4 चीजें मिसिंग है, 4 चीज संडे हमें हमें नहीं पड़ा है। और वो क्या करना चाह रहा है, वो अपना सारा फेलियर सर मेरे पर डालने मसला है, वो करना क्या चाह रहा है, वो फिर फॉर्म पे डालना है, फॉर्म ने लीड सेटिंग करा है, फॉर्म ने ये कहा। द पॉइंट इज जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे प्यारे बच्चों आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए जो मैटर चीज करती है सबसे ज्यादा मैटर ये करती है आपने इस तरीके से चीजों को एनालाइज कर, ये काम करोगे आप इतने ब्राइट होके निकलोगे फॉर्म से कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। ये बहुत आपको पिछले 1-2 महीने में सबसे ज्यादा टेंशन थी फॉर्म में हो जाए, ये मैं आपसे कहता हूँ ना, बस किसी तरीके से एक अच्छे फॉर्म में हमारे इंडक्शन हो जाए। प्यारे बच्चों ये 3-3.5 साल बाद, ये मैं आपको 3 महीने बाद का बता देता हूँ, आप इसी फॉर्म को गालियां दे रहे हो। मैं आपको हल्फन ये बता रहा हूँ 3 महीने बाद आप इसी फॉर्म को गालियां दे रहे हो। 3 महीने भी बहुत ज्यादा होते हैं। वो माँ बहन की गालियां आप दे रहे होगे ना कि आप सोच नहीं सकते। मतलब पॉइंट इस करना क्या है, तो पहले मांग ये रहते हैं मिल गया, तब इससे भी इसको भी गालियां, इससे भी ना होगा क्या प्यारे बच्चों, होगा ये कि इस तरीके से 3-3.5 साल आपको गुजर जाएंगे, ना काम सीखा होगा ना पेपर पास होगा, फिर जो आपका टाइम बर्बाद होगा ना, फिर 4-5 साल में डर इस चीज का लग रहा है कि 4-5 साल बाद आप ये ना उठ के आ रहे सर मैं इसी से साथ में करूँ, मेरा सीए नहीं हो रहा, मैं आईसीए में साथ में कर लूँ, मेरा सीए नहीं हो रहा। और ये होगा, और ये जो बैठे हुए आप में से इनमें से कुछ होंगे, लास्ट सारे के सारे क्वालिफाइड नहीं होते पहले टाइम, हम सबको पता है ना यार। भाई मैं ये नहीं बोलूंगा आपको यार मुझसे पढ़ेंगे तो आप सारे पास है, नहीं भाई हम सबको पता है कि सबने पास नहीं होना। 10-15% रिजल्ट है फाइनल का यार, तो 85% ने तो फेल वो होना ही होना है। सही, अब आपकी किस्मत, आप पहले टाइम में हो जाए, दूसरे टाइम में हो जाए या तीसरे टाइम में हो जाए, सही एट दी एंड सारे पास हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में सारे पास हो। तो प्यारे बच्चों खुदा का वास्ता इस चीज को थोड़ा सा, ये मैंने बहुत से, मैं जितने साल से टीचिंग कर रहा हूँ मैंने एक चीज देखी, बहुत ही ब्राइट और शाइनिंग स्टूडेंट, आप लोग कुछ नहीं हो क्या होगा, उनका कैरियर बर्बाद होते हुए देखा। और 25-25 हजार रुपए 5-6 साल फर्म में लगा चुके हैं, सैलरी कितनी है 30-35 हजार 25 हजार, क्यों? बिकॉज क्वालिफाइड नहीं है। और आप जाकर फिर फर्मों में देखिएगा, फर्मों में आपको हो रहा होगा कि 6-6 साल सीनियर बैठा होगा, 5-5 साल सीनियर बैठा होगा, 30-35 उसकी जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं होगी, ड्रेसिंग उसकी अजीब होगी, हालत उसकी अजीब होगी। और किसकी बात कर रहे हैं? हाँ
हाँ, ये आपने देखा है, आप फॉर्म में कितने साल हो गए आपको? हाँ माशाल्लाह। 3 साल हो गए, 13,000 बस ये मसला यार, ये आप अभी पॉइंट है, आप ये छोड़ दें, ये बेस्ट पॉइंट है आपके लिए। 1-1.5 साल आपने मजीद इस फील्ड में लगा दिया, ये फील्ड छोड़ना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों की? इसको नोट करें, फिर हम एक 5-10 मिनट की बात करते हैं, इसके बाद ऑफ करते हैं। नहीं हम ऑफ कर रहे थे। हाँ जी, एडवांस का अलग से जैसे एक ऑडिट फर्म है, सारे एफएस का ऑडिट कर रही हो, तो उसने एडवांस का भी ऑडिट किया होगा, तो उसको एडवांस को दोबारा से ऑडिट करवाने की क्या 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहला ये फ्रेमवर्क डिफरेंट, इनकम टैक्स वाला कहता है मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स का ऑडिट करना है, लेकिन आईएफआरएस के हिसाब से नहीं, इनकम टैक्स ऑडिट उसका फ्रेमवर्क डिफरेंट होगा। फ्रेमवर्क डिफरेंट होगा तो चीजें चेंज हो सकती है। यहाँ पे जो मैंने आपके साथ एग्जांपल रखी, आपने इसका ऑडिट किया था यूके गैप के हिसाब से, अब एडवांसेस का ऑडिट यूके गैप के हिसाब से नहीं करना, इंडियन अकाउंटिंग, तो फ्रेमवर्क चेंज हो जाएगा। जी मेरे भाई। अच्छा जी, वॉल्यूम 2 हमारे पास 3 किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं, सही है। एक हमारे पास है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये हमने पढ़ा हुआ था, कुछ याद आ रहा होगा, 2400 और 2410। ये रिव्यू, अगर 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपने कोई एश्योरेंस देनी है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपने क्या देनी है मेरे भाई? एश्योरेंस। और वो एश्योरेंस अगर रीजनेबल एश्योरेंस है तो वॉल्यूम 1 अप्लाई होगा, और अगर वो लिमिटेड एश्योरेंस है, जल्दी जल्दी जल्दी, तो आइए सारी। तो यहाँ तक बात समझ आती है। ये वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में बड़ा फर्क है। अगर आपको कंपनी बुलाती है और कंपनी कहती है कि जी फला चीज के ऊपर हमें एश्योरेंस दें, सही है, फला चीज के ऊपर हमें, और वो फला चीज एफएस से पर्टेन नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल वो आपको बुलाती है और आपसे कहती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट का ऑडिट करो, डायरेक्टर्स रिपोर्ट पे एश्योरेंस दो। वो आपको बुलाती है और कहती है चेयरमैन रिपोर्ट पे एश्योरेंस दो। वो आपको बुलाती है और कहती है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर एश्योरेंस दो। तो क्या डायरेक्टर्स रिपोर्ट, क्या चेयरमैन रिपोर्ट, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है तो आईएस अप्लाई नहीं हो सकता, मतलब वॉल्यूम 1 अप्लाई नहीं हो सकता। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है तो मतलब आईएसआरई भी अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन आपको क्या देनी है? एश्योरेंस देनी है, किस चीज के ऊपर? अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर हमारे पास जो सीरीज अप्लाई हो जाती है वो ISAE की हो जाती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। वॉल्यूम 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रीजनेबल एश्योरेंस, फुल स्टॉप। बच्चों वॉल्यूम 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट, रीजनेबल एश्योरेंस, फुल स्टॉप। वॉल्यूम 2 कुछ पोर्शन, अगर ISRE की बात करूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यस, लिमिटेड एश्योरेंस। ISAE फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अदर देन ऑडिट, अदर देन रिव्यू, ना आईजा अप्लाई होगा ना ISRE अप्लाई होगा, बल्कि क्या अप्लाई होगा? IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस। तो अगर आपके पास फॉर्म में जब आप जाएंगे तो 1000 किस्म का, तो हर किसी के ऊपर आईजा अप्लाई थोड़ी होगा, ना ही हर किसी के ऊपर ISRE अप्लाई होगा। तो ISA भी अप्लाई हो सकता है। कब अप्लाई होगा? जब वो FS का पार्ट नहीं है और मैनेजमेंट को क्या चाहिए? एश्योरेंस। तीसरी चीज, अगर मैनेजमेंट आपसे कहती है भाई एश्योरेंस वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हाँ रिव्यू भी एश्योरेंस है, लिमिटेड एश्योरेंस है, भाई एश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, ये 5 प्रोसीजर है, ये परफॉर्म कर दो, ये 5 प्रोसीजर्स है, ये क्या कर लो? ये परफॉर्म कर लो। ये कहलाता है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। ये 5 प्रोसीजर्स ये परफॉर्म कर दो, फिर रिजल्ट बताओ, कोई ओपिनियन वगैरह तुमसे नहीं चाहिए। क्या यहां तक बात समझ आती है? ये कहलाएंगे एग्रीड अपॉन। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी वाले हमें अपॉइंट करें और पेप्सी वाले हमसे कहें कि वेयर हाउस में ये जो स्टॉक आ रहा है सिर्फ ये चेक कर लो कार्टन खोल के कि इसके अंदर स्टॉक है या नहीं। तो हमने कहा भाई तो उतना बड़ा वेयर हाउस है तुम्हारा, तो उसने कहा कोई भी 100 कार्टन खोल लेना। मैंने कहा भाई कौन से 100? उसने कहा कोई भी 100, सिर्फ ये देख लेना। अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कार्टन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS, मैं इसके ऊपर कोई ओपिनियन तो नहीं दे सकता, कार्टन ऐसे नहीं ऐसे प्लेस हो, तो मैं ओपिनियन तो इसका मतलब है मैं ये कहूंगा कि भाई मैंने 100 कार्टन खोले और मुझे 90 में कोई मसला नहीं, ऐसा ना कहें 90 में स्टॉक बढ़ा हुआ था,
10 में स्टॉक नहीं, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, जो प्रोसीजर्स आपके एग्रीड हुए हैं वो आपने क्या करना है, परफॉर्म करना। मैनेजमेंट कल को आपको बुलाए और आपसे कहे कि यार मुझे तो कंपाइल करवा दो कुछ चीजें, मुझे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर दो, सुनिएगा मेरी बात को, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में क्या करें, असिस्ट करें हेल्प। तो इसका मतलब है आप एश्योरेंस नहीं दे रहे एफएस के ऊपर, आप मैनेजमेंट में मिलकर क्या बना रहे हो, एफएस बना रहे हो। तो ये आपके पास चलेगी कौन सी एंगेजमेंट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट का, यहाँ तक। और ऐसा बहुत सा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में पंजाब नेशनल बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड अगर पीडब्ल्यूसी को अपॉइंट कर दे और पीडब्ल्यूसी से कहे कि हमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एफएस बनाने में असिस्ट करें, तो पीडब्ल्यूसी कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई करेगा, आईएसआरएस अप्लाई करेगा, सही है। और डिलॉइट अगर उसके ऊपर ओपिनियन देगा तो आइजा और स्पेशल पर्पस एफएस है, डिलॉइट इसके ऊपर जो ओपिनियन देगा वो किसके हिसाब से देगा, वो आइजा। तो इस तरीके से वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में शिफ्टिंग हमारे पास चलती रहेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और इसके अलावा कोई सवाल कोर्स से रिलेटेड टॉपिक हम ऑब्वियसली आज कोई स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमें ये पता चल जाए। चलो जी, कोई सवाल जी मेरे भाई? ओपन बुक होने का फायदा कितना होता है? मेरे हिसाब से ओपन बुक होने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। टाइम लगता है। सेकंड चीज, सबसे बड़ा मसला ये होता है ओपन बुक में कि आपकी अपनी सोचने की सलाहियत थोड़ी सी खत्म हो जाती है। आप बस किताब को घुमाने के या किसी तरीके से वो पैराग्राफ मिल जाए उस चीज में आप ज्यादा लग जाते हो। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें ओपन बुक आपको लाजमी 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 हेल्प करेगा, बट प्रोवाइडेड दैट ओपन बुक हेल्प कब करेगा ये बता दें मुझे। अगर आपने, अब मैं आपके सामने कुछ बातें कर दूं, ये बड़े गौर से सुन लीजिए। कैप के लिए रेलिवेंट नहीं था, सी कैप के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, और जो बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको पता है सी कैप में प्रैक्टिस का मतलब क्या है? तो क्या सी कैप 6 में प्रैक्टिस का मतलब क्या है मेरे भाई? सी कैप 6 में प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपने एक सवाल पढ़ा, एक सवाल आप कर रहे हैं, आपने टाइम नोट किया, इस टाइम में करना, इस टाइम में करना है, तो आपने कहा यार अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर, आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। आपको 15 मिनट में वो सवाल करना चाहिए था। सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि आपने इसको करा कितनी देर में, लेट से 19 मिनट में, 20 मिनट में या 10 मिनट में, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये सुन ले मेरी बात, ये प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्या है? आप उस सवाल को लेके बैठे और आपने कहा कि 19 मिनट में कैसे हो, तो 15 मिनट में होना चाहिए था। तो मैंने कौन सी 4 लाइनें ज्यादा लिख दी उसको हाईलाइट कर दिया, और कैसे मैं 4 लाइनों को प्रिसाइज या समराइज, या ये कॉन्सेप्ट रेलिवेंट था, ये कॉन्सेप्ट रेलिवेंट नहीं था, ये मुझसे गलती हुई, ये प्रैक्टिस करना थी। सुनते रहिएगा मेरी बात को। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या इस सवाल में मुझे किताब खोलनी चाहिए थी कि नहीं खोलनी चाहिए थी? ये सब जब तक आप हर एक सवाल की प्रैक्टिस ऐसे ऐसे नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस आपने नहीं की। अगर आपने प्रैक्टिस, आपको ये लगता है आपने सवाल देख लिया, जवाब देख लिया, मैंने भी ये सोचा, उसने भी ये सोचा, और इस सोच में आप चले गए पेपर देने के लिए, आप 5-6 अटेम्प्ट तक फिर यही सोचते रहेंगे कि मैं फेल क्यों हुआ हूं। बच्चों खुदा का वास्ता है, बिल्कुल सीरियस होना है इस चीज के ऊपर। तो प्रैक्टिस का मतलब क्या है? ए टू जेड एक एक चीज को आपने क्या करना है, एनालाइज। तो ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस में, ये आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि ओपन बुक पॉलिसी कितनी हेल्प करेगी, तो ये तो आपने हर सवाल को प्रैक्टिस करते हुए ये एनालाइज करना है क्या, कि क्या मुझे ओपन बुक इस चीज के ऊपर हेल्प कर रही है, नहीं कर रही। जब आप लेक्चर्स देखेंगे या जब हम पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप हर एक सवाल के ऊपर मैं ये बता रहा होता हूँ कि यहाँ पे आपको ऐसा हेल्प करेगा, यहाँ पे आपको ऐसा हेल्प नहीं करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? और इसके अलावा कोई सवाल मेरे भाई? सॉरी यार, मेरी सजेशन अगर कराची में और यहाँ पेपर हो रहा है तो फिर अब पूरा ऑनलाइन हो चुका है, फिजिकल होगा ही नहीं। तो आपकी तो अच्छा दिसंबर तक, अच्छा सॉरी मुझे लगा आप उसकी बात कर रहे हैं। जून 23 हमारा फिजिकल है ना, तो दिसंबर 23 में आप लोग की अटेम्प्ट, तो दिसंबर 23 पूरा का पूरा क्या होने जा रहा है? हाँ जी, यार मुझे अपेरेंटली ऐसा लगता है कि मतलब सबके फायदा नुकसान क्या, सबके लिए सेम है ना। अगर वो फिजिकल देने जा रहे हैं तो हम ऑनलाइन देने जा रहे हो, तो हम बहस कर सकते हैं इसका फायदा तुम्हारा, नुकसान तुम्हारा, फायदा इसका नुकसान। अगर सबके लिए एक चीज
ऑनलाइन ही है तो मेरा, हाँ एक चीज होगी कि आपको थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड अगर आपने अच्छी कर ली और अभी जो टाइम है आपके पास और वो आपने आंखें बंद करके वो टाइपिंग सीख ली अगर, तो मुझे अपेरेंटली ऐसा लगता है कि आप शायद एक एज हो सकता है आपको इस चीज का कि अगर आपको तो ये अगर मेरे पास है मशवरा है आपको कि वो 6-7 दिन का जो कोर्स आता है, किस चीज का कोर्स आता है, वो टाइपिंग जो सिखाते हैं फास्ट वाली, सही है। और एक अच्छे कीबोर्ड्स वगैरह अगर आप रख लें तो मेरा मशवरा आपको ये है कि ये चीज आपके पेपर में थोड़ा सा, स्पेशली एडवांस ऑडिट में और स्पेशली एसपीएम में और इवन कॉर्पोरेट लॉ में तो सबसे ज्यादा, इन MS7 सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे ये चीजें आपको थोड़ी सी हेल्प करेंगे। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर ये तो आप प्रैक्टिस इस चीज की करें तो ये आपको बाकी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे देगी। राइटिंग जिनकी खराब है उनका बहुत फायदा है। लाइक अगर मैं होता तो मैं तो शायद जल्दी क्वालिफाई कर जाता, तो कभी तो राइटिंग। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बंदा है जो कि एक होता है ना सराउंडिंग्स को देख के घबरा जाता है, परेशान होने, मैं जब पेपर करता था तो मेरा जो ग्रुप होता था, मैं आपको हेल्पर नहीं बात किया, जो मेरा ग्रुप होता था पेपर के 20 मिनट बाद ना मुझे ताकता था और ये देखता था कि इब्राहिम पेपर कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अगर इब्राहिम लिख रहा है तो इसका मतलब है पेपर बहुत आसान आया है, सही है। मतलब ये क्राइटेरिया था कि अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है पेपर पेपर तो बहुत से लोगों में होता है आपको पेपर समझ नहीं आ रहा, यहाँ से बंदा बैठ के लिखे जा रहा है, आप घबरा गए, आपका माइंड डाइवर्ट। तो ये चीज ऑनलाइन में थोड़ी सी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, तो बट इस चीज को पर प्रैक्टिस कर लेना। हाँ जी, लैपटॉप कहाँ लेके जाना है? ICAP एग्जाम में लेके जाना है तो अलग से घर पे बैठ के नहीं होगा, फिर क्या मसला है यार? नहीं यार, तो ये थोड़ी, तुम लैपटॉप अच्छा ले लो, अब्बू थोड़ी है कि चेंज नहीं कर सकते यार, लैपटॉप तो बंदा चेंज कर सकता है ना यार। ये थोड़ी उसके अब्बू इतने बड़े यार, मेरे अब्बू छोटे, तो यार ये तो गलती है यार, मैं गरीब हूँ अमीर नहीं भाई, लैपटॉप अब्बू तो चेंज नहीं कर सकता, लैपटॉप तो कर सकता हूँ, तो लैपटॉप चेंज कर ले यार, उसका एडवांस इसका एडवांस नहीं यार। ये भी फैक्टर हो सकता है, ये मुझसे बात सही कह रही है कि अगर आप लैपटॉप बेस्ड है यार तो खुदा का वास्ता है कि आपने फिर लैपटॉप और वो अभी से खरीदे और उसी में 1 साल आपने ये बात बिल्कुल सही करेगा, आपने लैपटॉप वही खरीदना है जिसमें आप अगले 1 साल तक आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि वही लैपटॉप आप उसको आप पेपर में लेके जा सकें। बट इसके अलावा कोई सवाल पूछे ना यार, ऑनलाइन फिजिकल में क्या कोई और CFAP से रिलेटेड कोई चीज, ये क्लियर है प्यारे बच्चों? थोड़ा बहुत एक क्लास में एनालाइज हमें हो गया कि यार चीजें हमारे पास किस तरीके। अच्छा एक चीज फॉर श्योर है, मेरी बात सुनना भाई, मेरे पार्ट पे क्या होगा, मेरे पार्ट पे हर एक आयजा के हर एक पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन आपको मिलेगी, हर एक पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन के ये चीज क्या कहता है, ये हर एक पैराग्राफ के ऊपर हर एक डायग्राम आपको मिलेगी, हर एक पैराग्राफ के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ICAP के जितने भी पास पेपर्स हैं उन सबके आंसर्स, वो ये नहीं है कि इसका आंसर यहाँ से, हर एक आंसर को प्रॉपर्ली डिस्कस करने के बाद उसका एक आंसर ड्राफ्ट हो रहा होगा, सही है, बोर्ड पे आंसर ड्राफ्ट हो रहा होगा। एक बुक है लाजमी खरीदनी है, एक तो वॉल्यूम 1 है जिसके अंदर सारा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वॉल्यूम 2 जिसमें विंटर 17 से लेके लास्ट अटेम्प्ट तक के सजेस्टेड आंसर आ रहे हैं, वो लाजमी लेनी आपने, वो मेरे खुद के ड्राफ्ट आंसर है, वो ICAP के आंसर नहीं है वो मेरे। और हर आंसर के पीछे कोई ना कोई स्टूडेंट बॉक्स आ रहा है, स्टूडेंट कॉर्नर आ रहा है, जिसमें आपको हेल्प होगी कि मैंने ये आंसर कैसे ड्राफ्ट किया और चीजें आपस में किस तरीके से कंसिस्टेंट है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, CFAP 6 की प्रैक्टिस के लिए ACCA ICW तो हो रहा होगा, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ACCA का मटेरियल होगा। कल की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे तो ये पूरा एक हमने CFAP 6 में ये एक ACCA का पूरा हैंड आउट था, जिसमें MS1 का ये पूरा हैंड आउट था, जिसमें हमने MS1 किया था, MS1 के सवाल किए थे। तो ये एक हैंड आउट था जिसमें जितने भी MS1 के जबरदस्त सिनेरियो अच्छे सवाल थे वो हमने सारी प्रैक्टिस कर ली CFAP 6 में। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम पास्ट पेपर्स देखेंगे तो ICAP के कुछ सवाल ACCA से कॉपी हुए पास्ट में, तो हमारा इस अटेम्प्ट में भी मैंने क्या कहते हैं P7 के जितने अच्छे सवाल थे वो सारे मैंने आपको CFAP 6 में करवा दिया। मटेरियल ठीक ठाक है, उसकी फिक्र ना करें, कोई एक पॉइंट कोई एक सेकंड भी ऐसा
नहीं होगा कि आप ये कहें कि नहीं यार ये समझ नहीं आ रहा है या इसमें प्रैक्टिस मेरी कम है। ऐसा कोई मटेरियल बहुत ज्यादा, लेकिन इन डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट एक मेहनत वो है जो कि आपने, और वो ये नहीं है कि मैं घर जाके करूंगा, ये तो आपने सुबह उनके साथ ही आपकी ये मेहनत स्टार्ट हो जानी चाहिए। प्यारे बच्चों के यहाँ तक बात समझ आती है? इसके अलावा कोई सवाल हम मुझसे पूछ सकते हैं? हाँ जी। एक साल बाद टाइम स्प्लिट कैसे करना है, जैसे सही से कोड को भी एक तो सही से कवर भी हो जाए और रिवीजन भी सही से। आप लोग के 3 सब्जेक्ट कौन से हैं? FFR, BFD और ऑडिट। मेरी एक सजेशन है आपको, आपके पेपर कब होने जा रहे हैं? दिसंबर, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि आज दिसंबर 22 है, मतलब 22 ही है, एक हफ्ता क्या आपने कुछ पढ़ना है? अच्छा, ये क्या आ रहा है? मेरी आपको सजेशन क्या होगी, अगर आपने जो 3 सब्जेक्ट का नाम बताया BFD, आप इसका एक्सेस ले लें। यहाँ तक एक्सेस मिलता है ना? पैसे ज्यादा लेते हैं एक्सेस? नहीं यार, यहाँ पे है 1 साल का एक्सेस थोड़ी ज्यादा लेंगे। BFD, FFR, लॉ, लेट्स आपने 3 सब्जेक्ट। मेरी सजेशन आपको ये होगी, अगर आपके 3 सब्जेक्ट, कितने लोगों का ये कॉम्बिनेशन है आपस में? जबरदस्त। अच्छा, मेरी सजेशन ये, इस टाइम से लेके इस टाइम तक आपने अपना टारगेट रखना है 2 सब्जेक्ट। कौन से 2 सब्जेक्ट? और आपने ये एज्यूम करना है कि आपके इन 2 पेपर की अटेम्प्ट कब है, और आपने इसको ऐसे एज्यूम करना है कि जब ICAP में पेपर हो रहा होगा और जब पेपर आ जाएगा तो आपने ठीक उसके 15 मिनट बाद आपने लैपटॉप में बैठ जाना है और उस पेपर को अटेम्प्ट करना है, वही 3-3.25 घंटे वो उसी लैपटॉप में। इसमें मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सीरियस हूँ। इस सब्जेक्ट की तैयारी आपने ऐसे करनी है जैसे आपका पेपर कब होने जा रहा है? तो कल मेरा पेपर है, जिस तरह आप नवंबर में बैठेंगे ऐसे ही आपने मई में बैठ जाना है। किन 2 सब्जेक्ट्स के लिए? ये बात समझ आती है? कर लोगे प्यारे बच्चों, उसको मतलब रिलीजियसली फॉलो करना। जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसे ही कि ये 2 पेपर कब? जून 23। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 10 जून तक आपके 2 पेपर की तैयारी कंप्लीट है, कंप्लीट है। अगला काम आप अपने क्या करें, सुकून से बैठ के BFD, और 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं ना, वो खुद ब खुद अभी 4थे सब्जेक्ट पे गया है। आपने सुकून से बैठ के क्या पढ़ा? आपने BFD पढ़ा। आपने कहा आपने BFD के लेक्चर सुकून से 1-2 महीने टारगेट करता हूँ, प्लान करता हूँ कि मैं लेक्चर्स देखो। लेट से अगस्त या सितंबर तक आप BFD के लेक्चर्स देखते हो। कोशिश करें पुराना अगर थोड़ा बहुत रिवाइज करने की। इनको कि जब आपने पेपर दिया तो आपने कहा 10 एरियाज मेरे वीक है, तो आपने, प्यारे बच्चों, नवंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने आपकी क्या होंगी? ये छुट्टियां होंगी, और आपके तीनों सब्जेक्ट की तैयारी कंप्लीट है और आप क्वालिफाइड है। हाँ तो ये नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस कह रहा हूँ, छुट्टियों के आसरे पे ना बैठिएगा। छुट्टियों से पहले आपके सब्जेक्ट, कितना बदकिस्मत होंगे कि छुट्टियों में बैठकर अगर आप लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो आपसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। या छुट्टियों में बैठ के आप आइजा या IFRS या CPAP के कॉर्पोरेट लॉ की किताबों को रीड कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। ये सारा काम कब करना है? तो अगर ऐसा लगता है कि यार जून जुलाई अगस्त 3 महीने बहुत है BFD के लिए, तो बस यहाँ पे भी 3-3 महीने आपने दिए, तो यार फिर तो मैं एक और सब्जेक्ट, और छोटा सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? SPL के। हाँ यार, मैं BFD पूरा दिन पढ़ रहा हूँ, मैं साथ में सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, लेट से SPL। मेरे ख्याल से जो जीनियस बच्चा होगा वो ये 4 सब्जेक्ट ही मेरे ख्याल से इसी तरीके से उठा रहा होगा कि वो BFD, SPM, FFR, और इससे फायदा क्या होगा? MSA1 और MSA2, ये आपका अगली अटेम्प्ट में अनलॉक हो जाएगा। अभी ताजा पढ़ा MSA1 MSA2 में, ऐसे ही मुंह उठा के जाना है, मुंह धो के भी नहीं जाना है। MSA1 MSA2 में तो आपने ऐसे जाना, फिर साथ में आप देख लें आपने लॉ देना है कि टैक्स देना है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो और 1.5 साल में क्वालिफाइड है और सीए का बड़ा स्कोप है भाई। ये आप अपनी असेसमेंट करें कि आप 3 दे सकते हैं, कि आप 2 दे सकते हैं, कि आप 4 दे सकते हैं। अगर इस वाले मॉडल पे जाएंगे, हाँ जी मेरे भाई जी, सॉरी, लॉ और टैक्स भी टेस्ट होते हैं। MSA MSA 1 और 2 में जो है वो लॉ और टैक्स भी टेस्ट MSA 1 में
FFR और एडवांस ऑडिट हो रहा होता है, लॉ इतना ज्यादा नहीं होता है। MS2 में लॉ बहुत कम होता है MS2 में। अगर आप MS2 की बात करें 10-15 मार्क्स का वो कुछ पूछ लेता है, और अच्छा MS1 में पूछता है, लाइक कभी कभी वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से चीजें पूछ लेता है, कभी कभी वो सवाल में लिख देता है कि जी मीटिंग टाइम पे नहीं हुई तो कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट पर हुई, तो कुछ सवालों में वो उसको एनालाइज कर लेता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए अगर आपने कैफ पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, इतना हिट नहीं करेगा। जी मेरे भाई। FFR BFD एंड FFR, यार ये भी सही है, मतलब मसला नहीं है इस कॉम्बिनेशन में, बिकॉज लॉ का मसला ये है, लॉ जो है वो मतलब एक बहुत ही लेंथी कोर्स है, CFF2 कॉर्पोरेट लॉ जो है। और अच्छा मैं एक चीज आपको थोड़ा सा, अगर आपसे एक फेयर बात करूं, बिल्कुल फेयर बात करूं, वो फेयर बात ये है कि आपके कैफ के जो सब्जेक्ट्स हैं और जो CFF के सब्जेक्ट्स हैं, इवन ऑडिट के भी अगर मैं बात करूं, डायग्राम से बच्चों मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम, मतलब कैफ में आपने मैक्सिमम चीजें पढ़ी गई, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो ऑडिट हो। लॉ एक वाहिद एरिया है कि आपने जो कैफ में पढ़ा हुआ है वो CFF2 का 10% भी नहीं है। और जिस तरीके से पढ़ा हुआ है वो चैप्टर, अगर चैप्टर के थ्रू पढ़ा हुआ है, तो आप तो कभी भी उस माइंडसेट पे आ ही नहीं सकेंगे लॉ में क्या लिखा है। और यही रीजन है कि जो 2-3 सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, और इसके ऊपर अगर आप सोच तो नहीं रहे हैं, बट अगर आप तुक्के लगा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अपेरेंटली एक मसला ये है कि CFF कैफ 7 का जो कोर्स है दैट रिप्रेजेंट 5% या 8% ऑफ CFF। ये बहुत बड़ा मसला है। इसमें क्या होगा, अगर अभी आपके पास 1 साल का गैप है, अगर लैंड से किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि यार 1 साल का गैप है और यहाँ पे लॉ की तैयारी कर सकता है, वो लॉ की तैयारी कर ले। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि कहता है कि नहीं यार मैं तो 1 साल इन सब्जेक्ट में फोकस करता हूँ, मैं फिर आगे जाके आपके जो पेपर हो रहे होंगे वो 4 महीने बाद होंगे, सबको पता है ना। दिसंबर में आप पेपर देंगे, फरवरी में रिजल्ट आ रहा होगा, जून में वापस से पेपर होगा। उन 4 महीने में या 5 महीने में लॉ को पढ़ना, और साथ में बाकी खुदा ना खास्ता कोई पुराना साथी हमारा जुड़ा हुआ है तो उसके साथ रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो पहली अटेम्प्ट आपकी होती है, तभी लोग पहली अटेम्प्ट में जो आपके पहले 1.5 साल की अटेम्प्ट होती है, अच्छा एडवांस टैक्स तो पेपर से जितना पहले आप लेते हैं, बिकॉज बजट पाकिस्तान का जो हाल है वो टैक्स बार बार चेंज हो रहा है, तो ये लॉ और BFD आपका ऑप्शन है। आपने लॉ की तरफ जाना है, आपने ये लाजमी है, FFR एंड बिकॉज फॉर्म में तो लाजमी काम आना है, और इससे आपका MSA1 अनलॉक होना है। इसके अलावा कोई सवाल मेरे बच्चों? हाँ जी, जी मेरे भाई। फिजिकल भी चल रही होंगी, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होंगी, लाइव ऑनलाइन भी होंगी, दोनों तीनों चीजें होंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग, अभी आप ताजा है ना, अभी मैं आपसे अभी 31 दिसंबर को मैं क्लास रखता हूँ, तो आप अवेलेबल ही नहीं होंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। अगर आप लोग फिजिकल नहीं ले रहे तो मैं तो अपना टाइम जाया नहीं करूँगा। सिंपल है, सिंपल रूल है। तो मैं अभी से क्लियर कर रहा हूँ, अगर आप लोग फिजिकल के लिए सीरियस नहीं होंगे तो मैं तो यहाँ पे आके यार खाली दीवारों को तो नहीं पढ़ूंगा। जब आपका टाइम कीमती है, पैथेटिक फकिंग जूनियर का जब टाइम कीमती है, तो यार मैं तो यार फॉर्म में डायरेक्टर यार नहीं, बट अपार्ट फ्रॉम जो क्लासेस होंगी, बिकॉज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये MSA1 वाले सवाल की या प्रैक्टिस क्वेश्चंस की या ACCA की, इसकी क्लासेस हमारी लाजमी हमारी फिजिकल होगी, बिल्कुल फिजिकल होगी। लेकिन मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, आप सारी फिजिकल क्लासेस में आप भी अवेलेबल नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। यस फकिंग जूनियर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक्सेस जून 24 तक ही रखिएगा अपने पास। और टारगेट इसको ऐसे करिएगा कि एक शुरू के 6 महीने में आपने 2 सब्जेक्ट को फोकस करना है, उसके अगले 6 महीने आपने 2 सब्जेक्ट को फोकस करना है, आखिरी के 6 महीने चारों को रिवाइज करना है। इसको प्लान, बच्चों ये मेरी बात समझिए, डायग्राम मैंने बनाई, बात समझ आ रही है ना यार। अगर जो बच्चा दिसंबर 23 में पेपर दे रहा है वो ये माइंडसेट रख ले कि उसके 2 पेपर जून 23 में है, तो अपना डेट आपने क्या रखनी है,
जून 23 के माइंडसेट से आपने ये छोटी मोटी प्लानिंग हम कर लेंगे ना प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह मैं हमें कामयाब करा देंगे। इसके अलावा कोई सवाल मेरे प्यारे बच्चों? डन है यहाँ पे मेरे भाई? कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी चीज? टॉपिक आज की क्लास में स्टार्ट नहीं करेंगे, टॉपिक नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बहुत सी बच्चों का अभी तक फॉर्म में इंडक्शन नहीं हुई, तो वो इंशाल्लाह 1-1.5 हफ्ते में चीजें क्लोज होंगी, तो अगले हफ्ते से हम क्लासेस रिज्यूम करेंगे इसको। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से पढ़ते हैं, लेकिन टॉपिक से ज्यादा जो कुछ बातें थी प्यारे बच्चों वो समझ आ गई है यार, वो खुदा का वास्ता है जी मेरे पास। 150 घंटे यार, 150-200 घंटे, 150 से 200 घंटे। अब कोर्स का मसला क्या है मैं आपको समझा देता हूँ यार मेरे भाई। मुझे एक सवाल का जवाब दो, सुनिए। गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी है इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी है इसलिए बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन वर्स है। क्या है इसका मेरे भाई, रिस्क क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट ग्रांट मुझे मिली है बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट है। गोइंग क्लासीफाई यानी क्या होगा? बस जबरदस्त सर, पहला रिस्क तो मेरा IS-20 का है, याद आ रहा है? गवर्नमेंट ग्रांट सही है। दूसरा सबसे बड़ा मसला, अगर गवर्नमेंट आपको खैरात दे रही है तो इसका मतलब आपके हालात खराब है। जब आपके हालात खराब है तो प्यारे बच्चों इस वर्ड से कौन कौन सा रिस्क आ सकता है? गोइंग कंसर्न का रिस्क आ सकता है। हालात खराब है तो मतलब प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, पीपी क्या हो गया? इम्पेयर्ड हो गया। हालात खराब है, मेरा माल ही नहीं बिक रहा, क्या मतलब? इन्वेंट्री। हालात खराब है मतलब सामने वाला भी तो मुझे पैसे नहीं पे करेगा। प्यारे बच्चों 2 लाइनें लिखी हुई और सबसे बड़ा रिस्क हमारा किस चीज के ऊपर है? गवर्नमेंट। तो ये 3 वर्ड्स लिखे हुए और इसके ऊपर 6 ऑडिट रिस्क और 15 ऑडिट प्रोसीजर्स। समझाने आपके सवाल का पर्पस ये है मेरे भाई, कोर्स कभी भी 125-150 घंटे पे अलाइन कर नहीं सकते, बिकॉज जब आप दिसंबर 23 तक पहुंचेंगे तो 3 स्टैंडर्ड्स ऐड हो चुके होंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट होंगे। ISQM1, ISQM2 अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, अब इफेक्टिव हो चुका है। जब आप दिसंबर 23 में पेपर देंगे तो 3 स्टैंडर्ड्स क्या हो चुके होंगे? ऐड हो चुके होंगे। उसकी वजह से सारे आइजाज के अंदर थोड़ी बहुत अमेंडमेंट आ गई होगी, सारी चीजें चेंज हो गई होंगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा, ये हमारा जो 1 साल के हालात तो सेम नहीं रहेंगे, हालात चेंज होते रहेंगे। पिछले साल तक एक बड़ा हॉट टॉपिक था बिटकॉइन, तो 15-20 घंटे उस पर लग जाते थे। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा कोविड-19, 20-25 घंटे की क्लासेस मेरी कोविड-19 के ऊपर हुई थी। मैंने पूरे दिन का सेशन रखा हुआ जिसमें बताया कि कोविड से कौन कौन से IFRS हिट हो सकते हैं और इन IFRS से कौन कौन से आइजाज। आज की तारीख का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर है हमारा क्लाइमेट, नहीं क्लाइमेट चेंज। आज की तारीख का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मैटर क्या है? और आप देख लें अगले हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद जो फाइनल के पेपर होंगे उसमें लास्ट में उसमें क्लाइमेट चेंज को पूछना है, प्रैक्टिकल इश्यू आपसे पूछे। और क्लाइमेट चेंज से आप सोच नहीं सकते कौन कौन से IFRS और कौन कौन से आइजाज हमारे। तो ये यार इसको कभी भी इस तरह अलाइन नहीं कर सकते बिकॉज चीजें। और जब मैं एक पेपर देखूंगा अभी जो पेपर आएगा, दो साहब से बात कर रहा हूँ, अभी जो 1 हफ्ते बाद पेपर आएगा, जब मैं 1 हफ्ते बाद पेपर देखूंगा तो मुझे ICAP की कुछ साइकिल समझ में आएगी कि यार ICAP किस तरफ शिफ्ट होना चाह रहा है। ICAP थोड़ा सा इन एरिया, तो जाहिर सी बात है मुझे अपने लेक्चर्स में उनको और ज्यादा एक्सटेंसिवली कवर करना पड़ेगा, उन चीजों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो ये कभी भी फिक्स नहीं रहेगा, तो ये चेंज होता है। ठीक हो गया मेरे भाई? और कोई सवाल मेरे बच्चों? डन हो गया यहाँ पे? चले जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। हाँ मेरे भाई, मैंने यहाँ तक बच्चों क्लियर है? चले जी, जज़ाकल्लाह बच्चों। ऑनलाइन वाला आपको कोई सवाल है? यानी बंद नहीं करना, अभी ठहर जाओ। ऑनलाइन आपके आंसर एड्रेस हो गए?